लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज अब 5 जमादुस्सानी है, 18 जनवरी और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम हस्बे मामूल देख रहे हैं लिबर्ट टीवी और i14 न्यूज से। हर पीर को हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक और इसमें मेरे साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आगा सैयद अली मूसी साहब हमारे साथ होंगे और मुख्तलिफ करंट इश्यूज पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और परवरदिगार की बारगाह में हमेशा की तरह दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। मूसी भाई, यहाँ यूके में तो कोरोना वायरस के हवाले से ही अभी तक शिद्दत है और वैक्सीन को जल्दी से लोगों तक पहुंचाने के बंदोबस्त हो रहे हैं और अल्लाह करे कि हम सब इससे बचे रहें। लेकिन इस साल के दौरान बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो गई हैं, बहुत से अजीज जो हैं हमारे हमसे जुदा हुए हैं। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे और बाकी जो हम बच गए हैं, इसको जो एक मैसेज है अल्लाह ताला का, एक तो उस अंदाज से भी हमें लेना चाहिए और दूसरा ये कि फिर हिफाजती इकदाम जो हैं वो जरूर करें। अब यहाँ का लोकल अखबार में पढ़ रहा था कि मैनचेस्टर से कुछ लोग ब्रैडफोर्ड वो टेक अवे के लिए जा रहे हैं, खाने पीने के लिए अभी भी वो जा रहे हैं और एक पुलिस वाले ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि जी हम फिश एंड चिप्स लेने आए। तो जब उन्होंने वो लाइसेंस पे एड्रेस देखा, वो घर से 65 मील दूर थे, 65 माइल्स अवे चिप फिश एंड चिप्स लेने आए हुए हैं। तो इस किस्म की थोड़ी गैर जिम्मेदारी इस दौर में भी, इस टाइम पे भी, जहाँ पे रोजाना हजारों अफराद मौत का निशाना बन रहे हैं, तो थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पे हमारी कम्युनिटी। और एक और मैं शेयर करता चलूं कि वैक्सीन के हवाले से भी कुछ हमारी कम्युनिटी में, एशियंस में वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें 30-35% जो लोग हैं वही आमादा हैं कि वो वैक्सीन लगाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे सरकारी तौर पे कुछ मुफ्तियान या उलमा कराम के जरिए और फिर जो जो भी मज़हब के अहम लोग हैं उनके बयानात, उनके जो फुटेजेस हैं वो चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों में थोड़ा सा ये जो एक आमादगी है वो बढ़ाई जाए। तो नाज़रीन, इस अहम इशू के हवाले से हम बात करेंगे और जो कुछ मुसीबाई मेरे पास तो पाकिस्तान के हवाले से सिवाय जर्मानों के पहले लोग अगवा आते थे, हमारा पूरा तैयारा जो है वो मलेशिया में रोक दिया गया, $14 मिलियन। फिर ब्रॉडशीट जो है उसमें कावे मुसावी है या मूसवी है, ये भी हो सकता है आपका भी कोई उससे कोई वास्ता निकल आए। ईरानी जो है वो मूसवी को मुसावी लिखते हैं, एक ही बात है, मुसावी लिखते हैं, सही है। एक ही बात है। तो वो है पता नहीं $29 मिलियन जो है दे दिए गए। इस पर बात करेंगे और कल जो है फॉरेन फंडिंग केस में कुछ शिद्दत लाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम एहतजाज करेगी। और मैं याद दिलाता रहता हूं कि 35 लोग जिनका इमरान खान ने कहा था कि वो मदसाने में मुलव्वस हो सकते हैं, तो अभी तक वो 35 से 40 लोग नहीं पकड़े गए। तो आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा मरदमशुमारी पर भी कुछ बात हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन आपके पास क्या क्या है पहले आप नाज़रीन तक पहुंचाएं, फिर हम खुल के उससे बात करेंगे दीगर इश्यूज। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी जो इस पूरे वीक में डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि तेजी के साथ जो हालात तब्दील हो रहे हैं उससे तो तमाम नाज़रीन ही हमारे बाखबर हैं और आगाह है कि जो तब्दीलियां पहले महीनों में, सालों में रूनुमा होती थी, वो अब दिनों में और घंटों में जो है वो सफर तय हो रहा है। और बहुत सारी चीजें जिसमें से हम बहुत खास चीजें, चंद एक चीजें जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपकी गोशगुजार करेंगे। ट्यूनिस में पुरतशद्दुद जो है वो मुजाहरे हुए हैं और कई अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें ज्यादातर जो है वो बिल्कुल यंग जो जनरेशन है उनको सामने लाया गया और उनके जरिए से यहाँ पर हर जो मर्ज फैलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्यूनिस से भी एक खबर है। और इसके बाद जो है वो मगरबी एशिया में यानी गल्फ के अंदर जो है वो अमरीकी तैयारों में B-52 बमबार तैयारे ने जो है वो गश्त किया है। इसके ऊपर ईरान ने शदीद रद्द अमल देते हुए जो है वो लिखा हुआ जवाद ज़रीफ साहब ने कहा है कि B-52 तैयारों के इलाके में गश्त को ईरान जो है वो उससे मरूब नहीं होगा और इनकी भूल है। और बेहतर तो ये था कि वो अरबों डॉलर का जो टैक्स है जो अमरीकियों ने उनको दिया है वो अमरीकियों पर ही खर्च करते। और जवाद ज़रीफ साहब ने मजीद लिखा कि ईरान ने गुज़िश्ता 2 सदियों में कभी भी किसी के साथ जंग का आगाज नहीं किया, हमारी रोशन तारीख है। तहम वो जारहीन जिन्होंने पहले हम पर हमला किया, हमने उनको किसी शक और तरद्दुद के बगैर जो है वो
नाबूद किया है। ईरान के वजीर खारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप को खिताब करते हुए कहा कि बेहतर ये होगा कि तुम अपने दोस्तों से पूछ लो जो सद्दाम की हिमायत किया करते थे। इससे कबल भी वजीर खारजा जरीफ ने अपने एक ट्वीट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के अफराद अमेरिका में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के बजाय मगरबी एशिया में अपने बमबार ड्रोन तैयारों की परवाजों और वहां जंगी बेड़ों को रवाना करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिसका उनको कोई खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं होने वाला। अंसारुल्लाह के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, उसके ऊपर अंसारुल्लाह के यमनी स्पीकर का कहना है कि अंसारुल्लाह के खिलाफ अमरीकी फैसले की मनसूखी के लिए आलमी बिरादरी को ताउन करना चाहिए, क्योंकि यमन जो है वो पूरे अरब दुनिया का सबसे ज्यादा मकबूल हाल मुल्क है और सऊदी जारियत का पिछले 5 साल से निशाना बनता चला आया है, जहां पर उसको चारों तरफ से मुहासरा किया हुआ है। जमीनी, बहरी, हवाई तमाम चीजें उसकी जो है वो सारे पोर्ट्स बंद हैं। उसके बावजूद उसके ऊपर जो है वो ना कि उसको मजलूम करार दिया जाता, उसी को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो सऊदी जायरीन के सामने घुटने टेकने पर आमादा नहीं है। इसराइल का गजा के ऊपर वहशियाना जो है वो हमला हुआ है, और इस हमले से पहले जब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहा था, तो अमारात का ये वाजे मौक़िफ़ था, अमारात का भी, बहरीन का भी, और इन तमाम ममालिक का, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है कि ये फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए हम कर रहे हैं, और आइंदा जो है वो ना उनकी ज़मीन हथियाई जाएगी और ना जो है वो उनके ऊपर इस तरह से बमबारी होगी। अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, अब हम इसके अंदर नेगोशिएट करेंगे। मगर ये वाकया, ये मामला होते ही अगले हफ्ते इसराइल ने पहले भी हमला किया था और अभी फिर जबरदस्त जो है वो हमला किया है। गासिब सऊदी हुकूमत के दिसंबर 2017 से गजा पर वहशियाना जारियत का नया सिलसिला शुरू कर रखा है, और इस किस्म के वहशियाना हमले मुसलसल किए जाते हैं। और ये जो अभी हमला हुआ है, ये बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा ही और बहुत ज्यादा खौफनाक जो है वो हमला करार दिया जा रहा है, और इसमें अमारात और जो सऊदी इत्तेहाद है उसकी तरफ से कोई बयान सादिर नहीं हो रहा, और खामोश तमाशाई बन गया, फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का वो तमाशा देख रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर जो ईरान में इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, रहबर इन्क़िलाब इस्लामी सैयद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के हुक्म के ऊपर, कि जिस अमेरिका ने हमको कैंसर की दवाएं नहीं दी, वो हमें वैक्सीन क्या देगा। और उन्होंने जो है वो तमाम बड़े ममालिक के ऊपर एतमाद न करते हुए ईरान के अंदर बाहर की वैक्सीन लाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। ईरानी वैक्सीन जो ईरान में खुद मुकामी तौर पर तैयार की जा रही है, उसका पहला तजुर्बा इंसानी जो मरहला है वो अबूर हो गया, और उसमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके बाद जो है वो ईरानी मिसाइल दागे गए हैं, और ये बहुत बड़ी रेंज के मिसाइल थे, और ये अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते कहा जा रहा था कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो ईरान ने एक्सरसाइजेस शुरू की और अपनी दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने रखा कि वो कितने जबरदस्त मिसाइली ताकत जो है वो रखता है और ड्रोन ताकत रखता है। उसमें कहा जा रहा है कि जहां पर अमरीकी बेड़ा खड़ा हुआ था गल्फ के अंदर, उससे सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर ईरान ने एक फर्जी दुश्मन बनाकर उन जहाजों को तबाह किया कामयाबी के साथ, जिससे खौफ और हिरास वहां पर जो है वो फैल गया, क्योंकि वो तकरीबन 2 से 2,500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल थे, जो ठीक ठीक अपने अहदाफ के ऊपर, निशाने के ऊपर मारे गए। थोड़ा सा अमेरिका की तरफ देखते हैं, एक आध खबर बस और है, उसके बाद अपने सेगमेंट को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब पर जो है वो दाखिली हमले का जो है वो खतरात हैं, और वहां पर कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनके पास जाली इन्विटेशंस बरामद हुए हैं और पिस्तौल बरामद हुई। उसके अंदर से जो है वो 500 राउंड्स भी बरामद हुए, और ये तमाम चीजें हैं। और वहां पर अंदर जो है वो काफी मामलात गड़बड़ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंदरूनी हमला जो है वो उनके ऊपर हो सकता है। अमेरिका से ऐसी इत्तलात है, इसको जो है वो अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और एक आखिरी खबर में, कराची से शाम जो दाइश को बिटकॉइन के जरिए फंडिंग की जाती है, इसका इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द हाफिज उमर बिन खालिद गिरफ्तार किया गया है, और उसने कहा है कि जो लोग मुलविस हैं वहां से, वो बिटकॉइन के जरिए से जो है वो दाइश को फंडिंग कराची से मुहैया कर रहे थे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क कराची में राजा उमर खत्ताब जो कि एडिशनल आईजी हैं इंटेलिजेंस के, और उन्होंने जो है वो जबरदस्त कार्रवाई करते हुए, बज़ाहिर एक तालिब इल्म है मगर एक पूरा नेटवर्क है, उनको जो है वो उनके तमाम गिरोह के साथ गिरफ्तार कर लिया, और मजीद उनके साथियों की तलाश जारी वसारी है। ये कुछ था थोड़ा बहुत नाजरीन, जो कि अभी इस हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं। खबरें तो बहुत हैं, मगर ये बहुत अहम कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी खिदमत में गोश गुजार करना थे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ हालात जो है वो इस वक्त तब्दील हो रहे हैं, और सियासी तब्दीलियां जमीन के ऊपर रूनुमा हो रही हैं। जी फरमाइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुसीब भाई और नाज़रीन।
पाकिस्तान के इश्यूज से मुतालिक जो पहले जैसे मैंने बताया, और हम जब भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं और खास तौर पे पाकिस्तान की अवाम इन मुश्किलात से क्यों नहीं निकल पा रहे। सब ने अपने अपने बचपने से, अब कोई भी कॉलर आता है वो 70 साल भी होगा, वो यही कहेगा कि हमारे दौर में भी जो भी हमारे वक्त का हुक्मरान था उसने हमें सब्जबागी दिखाए और बड़े बड़े नारे दिए, बड़े बड़े बेहतरीन रैपर चढ़ा के मुख्तलिफ अंदाज से नारे पेश किए गए, इस्लामी निजाम लाने के हवाले से बात की गई और पता नहीं क्या क्या बातें की गई। लेकिन जब उगदा खुलता है, जब इंकशाफात होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत से इस नहज तक पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। और अभी तक पाकिस्तान अगर दुनिया के नक्शे पे है तो ये सिर्फ अल्लाह ताला का एक खास एहसान है, मौजा है। वरना पाकिस्तान जो बचाने वाले हैं, जो हल्फ लेके आते हैं, चाहे वो वर्दी में हो चाहे बास्केट वाले हो, उन्होंने हल्फ उठा के जिस तरह से नोचा है पाकिस्तानी खजानों को। ये ब्रॉडशीट का मामला भी हमारे सामने आया है, इससे पहले पनामा केस था, ये सब मामलात हमारे सामने है। और ये जो इस वक्त हमारे मीडिया के ऊपर ये मामला चल रहे हैं, ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जब 99 में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी, तो यकीनन एहतसाब के हवाले से वो बात की गई थी, उनको करप्शन के मामलात का भी सामना था। और जून 2000 में एक फर्म के साथ उसका मुआहदा हुआ, जो एक बैनुल कौमी रिकवरी फर्म ब्रॉडशीट बनाई गई, और जून में उसका मुआहदा हुआ, मई में ही उसकी जो रजिस्ट्रेशन कराई गई थी। तो ये फर्म कितनी ज्यादा एक समझते हैं कि तजर्बाकार होगी, ये भी हमारे सामने आ गया। लेकिन मुआहदा हुआ और कहा गया कि आप जितने भी, ये 200 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी, इसमें सियासतदान भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, इवन साबिक फौजी भी थे, और उन्होंने जो सब मैरीन में इवन घपले किए और कुछ इस किस्म के मामला, दिफाई मामलात में भी कुछ लोगों के जिनके नाम थे करप्शन में, उनके नाम उन्होंने उस फर्म ब्रॉडशीट को दिए। लेकिन उस मामले को बजाय के आगे बढ़ाने के, जैसे जैसे किसी के साथ जो है वो मामला तय हो गए, यानी सियासतदानों के जैसे कोई काफ लीग में आ गया, कोई गुड बुक्स में आ गया, तो उनके जो 200 नाम थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। और हत्ता जब 2007 आया और जब एनआरओ दे दिया गया मुशर्रफ साहब ने, और उसके तमाम जो केसेस थे मियां साहिबान के, बल्कि उससे पहले जब उनको जद्दा भेज दिया गया, उस वक्त भी बहुत ज्यादा हाथ ढीला हो गया। लेकिन जब ये लोग वतन वापस आए, इसमें बेनजीर साहिबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, और उस वक्त जो ये सारे मामला जो हैं वो सदखाने में पड़े रह गए। और जो ये जो रिकवरी करनी थी, जो फर्म थी, उसने कहा कि भाई हमारे साथ जो मुआहदा किया है उसको आप अमली जामा पर पहुंचाएं, और जो हमें आपने वादा किया 20% देने का, वो उसकी तकमील करें। लेकिन हुकूमत की तरफ से टाल मटोल, इस हुकूमत, अब ये इमरान खान की इसमें 2.5 साल हुकूमत की बात नहीं हो रही, इसमें मुशर्रफ साहब ने जो एक बहुत बड़े कहे जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े नुकसानात उन्होंने किए कि शायद काश वो किसी जंग में हिस्सा ना लेते। क्योंकि वो ये दावा करते नहीं जी मैंने 2 या 3 जंगें लड़ी हैं और पाकिस्तान का दिफा किया है, तो हो सकता है वो उस जंग में गैर हाजिर होते और इतना नुकसान पाकिस्तान का ना होता जितना वो इस कुर्सी पे हाजिर थे और पाकिस्तान का उन्होंने नुकसान कर दिया। पाकिस्तान के जो खजानों को जिन्होंने लूट मार की थी और वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, खुद अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उन्होंने, या बैनुल क़ौमी तौर पे यहाँ अरब ममालिक और खास तौर पे सऊदी अरब की बात होती है, किंग अब्दुल्ला से उनका खुद इकरार है एक इंटरव्यू में कि जो उन्होंने मुझे लंदन में एक फ्लैट दिया, तोहफतन दिया। तो ये तोहफे क्यों एक दूसरे को दिए जाते हैं, किन मकासद के लिए दिए जाते हैं, शायद इसी वजह से कि बड़े बड़े जो मुजरम हैं उनको किस तरह से छोड़ दिया जाए और मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज जो पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए जाएं। मुशर्रफ दौर में जब ये ब्रॉडशीट के साथ मामला हो रहे थे, शहजाद अकबर जो इस वक्त भी एहतसाब के सबसे बड़े चीफ हैं यहाँ पर, और फरोग नसीम साहब जो अब भी वजीर कानून है, उस वक्त भी मुशर्रफ की टीम में थे। तो अब ये बात हो रही है कि ये मामला आते 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 जब लंदन हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच गया, और अभी फैसला आना था 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन में ये 29 मिलियन डॉलर कैसे पहुंच गए। होना तो ये चाहिए कि अगर अदालत की तरफ से कोई
एक ऐलान किया भी जाता है, हुक्म दिया जाता है कि आप जो है वो जुर्माना अदा करें, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के जेरे दस जो है वो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो क्यों पहुंचा दिया गया। मुसीब भाई, ये सोचने की बात है कि इसमें पहले इसी इशू पे मैं चाहूंगा आप भी और नाजरीन आप भी आना चाहें तो आप जरूर आइए, बाकी जो दीगर इश्यूज हैं उस पर अलग अलग बात करेंगे। कि ये पहले तो मुशर्रफ साहब ने जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इतना बड़ा एक नुकसान किया, मिलियन ऑफ पाउंड्स, और फिर वो उन्हीं लोगों के जिनसे छुड़ाया था उन्हीं के हवाले करके खुद बाहर तशरीफ ले गए, और अब वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। एक तो ताजियत चले, उनकी वालदा फौत हो गई, लेकिन जिस तरह से एक पाकिस्तानी जिसको हम धरती कहते हैं, धरती माँ के साथ उन्होंने किया है, तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और 4 अरब 58 करोड़ रुपए की रकम बनती है जो सिर्फ हमने जुर्माना अदा किया है। तो ये देख लें पाकिस्तान इस हद तक कि जब 2 वक्त की रोटी नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ही नहीं आया, बहुत से लोगों की मेहनत इसमें शामिल। जी देखिए, जहाँ पर जिस तरह से भी आपने कहा ना कि एक पर्सनल जो गिफ्ट दिए जाते हैं और वो क्यों दिए जाते हैं, मतलब ये दोस्तियां सियासी दोस्तियां होती हैं, ये कोई पर्सनल दोस्तियां नहीं होती, इसमें कोई मोहब्बत और कराबत और रिश्तेदारियां नहीं होती, ये सब मफादात होते हैं। और किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को जो कि एक बाकायदा एक बावर्दी भी हो और उसके हाथ में सब कुछ हो, 10,000 लोगों से बात करने के बजाय अगर एक ही उसी पावरफुल कुदरतमंद शख्स से बात कर ली जाए तो काम निकाले जा सकते हैं। तो उसके पीछे क्या काम होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें सबके सामने हैं। तो एक ऐसे शख्स का की तरफ से तोहफा देना जिसके लिए जो मारूफ है हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का जाल बिछा के, नाम मदारिस का होता है और बेसिकली वो दहशतगर्दों की नर्सरियां होती हैं। अगर एक ऐसा शख्स ऐसी हुकूमत का हेड ऑफ द स्टेट किसी को पर्सनल तोहफा देता है तो आप समझ जाएंगे उसके पीछे उनके एजाज और मकासद होते हैं जिसको वो हल करने की सॉफ्ट तरीके से, सिफारती तरीके से हट के एक पर्सनल उसके अंदर जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये होता चला आया है अमूमन। होना ये चाहिए था कि एक पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और जब एक ऐसे ओहदों से लोग रिटायर्ड होते हैं तो चाहे वो दिफा की ओहदों से हो या बैरोक्रेट हो या इस तरह की जिनके पास कौमी राज हैं, वो पाकिस्तान से ना जाएं। एक ऐसी कानून साजी हो कि जब आप इन ओहदों तक लेकर आए उनको तो उनसे हलफ लें और बाकायदा उनके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हो हुकूमत पाकिस्तान का कि आप पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, आपको तमाम बरात यहीं दी जाएंगी और आप अपनी जिंदगी के आखिर तक यहीं रहेंगे। क्योंकि एक राज, कौमी राज जो है वो यहाँ से लीक होने का खतरा पैदा हो जाता है कि आप तमाम चीजों को, सारी इंटेलिजेंस तमाम चीजों को अपने अंडर रख चुके हैं और वो रिपोर्टिंग देख चुके हैं और अब आप बैठे में कहीं बाहर और आप पाकिस्तान ही नहीं आ सकते, तो ये पाकिस्तान से राज लीक हो जाने वाली बात है। इन चीजों की वजह से हमें आज तक नुकसान हुआ है। 70 साल से जो अवाम हमारी दरबदर घूम रही है उसकी वजह यह है कि हमारे राज दूसरों के पास हैं। सही बात है, सही बात है। और एक तो कौमी राज हो गया, और दूसरा जब आपके पास आप तनहा थे, एक होता है ना, हम पढ़ते थे वो पॉलिटिकल साइंस में कि डिक्टेटरशिप के फवायद भी बहुत से पॉइंट्स होते थे और उसके नुकसानात भी गिने जाते थे। जमहूरियत के फायदे, नुकसानात, हर किस्म की जो निजाम हुकूमत थे, इवन बादशाह थे, कुछ ना कुछ हर बड़े से बड़े नक्स वाली चीज में भी हम देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ उसका शायद फायदा होता है। तो डिक्टेटरशिप का ये फायदा था, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि आप बिल्कुल तनहा थे, आपने रेफरेंडम भी करवा लिया, आप पता नहीं कितने परसेंट, 98% आपको भी हमायत मिल गई, तो फिर आपको क्या मजबूरी थी कि नवाज शरीफ जो पकड़ा हुआ था, और ये सब जो मामला जहां पर अब भी नवाज शरीफ मौजूद हैं, वो एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स है वो अभी तक मुतनाज़ हैं। ना हुकूमत पाकिस्तान ये साबित कर सकी है कि ये घपले के माल से बनी है, और ना नवाज शरीफ या उनकी फैमिली साबित कर सकी कि नहीं ये हलाल का माल से बनी है। तो ये चीजें अभी तक मुअल्लक है हवा में। लेकिन मुशर्रफ साहब के पास जो अख्तियारात थे, उनके होते हुए ये मामला जो है वो ढील दे दी गई और डील दे दी गई। उसकी वजह से पाकिस्तान को देखिए कितना नुकसान हुआ, और कोई जवाब नहीं था उस वक्त पाकिस्तान में सियासी तौर पे। नवाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, लोग जो हैं वो हमेशा, जैसे हम कहते हैं कि जब भी इक़्तिदार किसी का खत्म हो, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, तो मिठाइयां इस वजह से नहीं बांटी कि मुशर्रफ साहब बहुत कोई पॉपुलर लीडर थे। वो अब भी जैसे इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो शायद अब वो नहज फिर या आ चुकी है 2-2.5 साल के बाद, कि लोग शायद अब भी मिठाइयां बांटे कि पता नहीं अब कुछ बेहतरी होगी। तो बेहतरी की उम्मीद के ऊपर मिठाइयां बांटी जाती, ये नहीं कि वो
दुश्मनी होती है किसी से। मुझे याद है 99 12 अक्टूबर को मैं खुद कराची से लाहौर आ रहा था, ट्रेन के अंदर ही था जब ये सारा वो मामला चल रहे थे। तो बिल्कुल मुल्तान स्टेशन पहुंचा तो वहां पर पीटीवी पे तराने लगे हुए हैं, तो मैंने देखा पता नहीं क्या मसला हुआ, ये क्या हुआ। जो जो गाड़ी आगे पहुंची गई तो वो पता चला जी नवाज शरीफ साहब फारूक हो गए। और इवन रायवंड जो उनका बाईगढ़ है वहां से भी किसी एक बंदे का एहतजाज हमें नजर नहीं आया। हमने कहा पता नहीं लाहौर पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लाहौर तो मियाँ साहब का गढ़ है, लेकिन कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा वहां पर, बिल्कुल आम मामूल था। हाँ जी नवाज शरीफ चले गए तो बड़ा अच्छा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम जब भी कोई भी तब्दीली आती है, चाहे टीवी को वो पीटीवी की दीवारें फलांग के आए, कोई डिक्टेटरशिप लेकर आए, कोई धांधली के साथ आए, कोई सिलेक्टेड हो इलेक्टेड हो, अवाम कहती है कि यार जो इसने नारे लगाए रोटी कपड़ा मकान हो गया या वो दे दो। तब्दीली का नारा है, या अल्लाह ये नारा पूरा कर दे। उसी तरह मुशर्रफ साहब जब आए थे तो अवाम ने कहा चले अच्छा है, ये एक आया जी बड़ा जो कहते हैं मुजाहिद बंदा आया है और पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन मुजाहिद बंदे ने सारा कुछ मामला आगे बढ़ाया, और $1 मिलियन ऐसे थे कि जैसे वो टिश्यू पेपर भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। और बड़े बड़े जो डाकू चोर अब तक वो ये मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके होते। और एक मजे की बात ये भी मैं सुन रहा था कि जरदारी साहब ने तो इस फर्म को खरीदने की बात की थी। वो काबिल मूसवी बता रहा था कि जरदारी साहब ने कहा कि हाँ भाई जिसे कहते हैं ना ढेर का ही सौदा कर लो, मंडी में जाए हाँ भाई कितने किलो की बात नहीं है, पूरी छाबड़ी उठा लो। तो जरदारी साहब ने तो ये कहा हाँ भाई फर्म कितने की बेचोगी। तो ये मामला होते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके जिम्मेदार अब एक कमेटी बनी, उस पर आगे बात करेंगे। कॉल्स भी आ रही हैं। और फिर मूसी भाई ये आखिर कब तक ये चलेगा यार, ये कब तक पाकिस्तान को ऐसे जब तक चलाएंगे? अवाम बेदार नहीं होगी। अवाम देखिए मामला सारा अवाम को भुगतना किसको पड़ता है। गोली आप कहते हैं कि गोली वो खाए जिसके पेट में दर्द है। अब मैं किसी से लाख हमदर्दी कर लूं। जी मैं आ रहा हूँ। जी आप ले ले कॉलर आ चुके हैं, कॉलर आ चुके थे। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। भाई आपको खुशी भाई को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बातें कर रहे हैं क्या जो आप दे देंगे अभी अगर कॉलर आ गया जी जी जो थोक का सौदा आप उठा रहे हैं गठड़ी पूरी हाँ जी जरदारी के कहने पर तो वो जवाब क्या देंगे जागो आगे जो जियाले अगर आ गए अगर आपके ऊपर सवार हो गए छलांग मार कर क्या करेंगे जवाब बस देंगे क्या प्रूफ भाई आप? चलें देख लेंगे फिर क्या होता है। दूसरा अब और एक नया अंदाज चोरों के आने के कहते हैं ना पंजाबी जी कहते हैं चोरा ने कपड़े डांगा ने गाज। अब सक्कर में क्वार्टर बनाकर गरीबों को कुछ बांट दिए। वो गरीब कौन होंगे? वो जो पीपल पार्टी के जो आगे करता धरता शहर को जिन्होंने संभाला होगा, जिन्होंने वोट ला के देने, उनको क्वार्टर दिए जाएंगे। वो सक्कर में आज बांट दिए हैं। अब चोरों के जो अंदाज होते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अब वो कह देंगे जी जाला देख कहेगा रोटी कपड़ा मकान देखो बात पूरी कर दी। तो पूरे मुल्क में 22 करोड़ लोगों को तंग करके उनका माल लूट के अगर 10 बंदों को दे दिया जाए तो बाकी 22 करोड़ 21 करोड़ 90 जो है वो रोता रह जाए, वो 10 खुश हो जाए तो जी जाला बहुत जनाब आगे कहेगा उन्होंने बहुत ही कुर्बानी कर दी है। सही है। इसी तरह वो कुर्बानी का चोरी का बकरा करके गोश्त खा लिया और जो खाल है वो खराब कर दी। तो ये ऐसे करते हमारे। और ये जो कंट्रोलिजर राय के जरिए जब अबू धाबी में मुलाकात हुई, ये जो हमारी बदबख्ती है हमारी करके गए हैं जितने भी ये उन्होंने लूट का माल समय कर खाया। उस वक्त डॉलर बहुत आए हुए थे। सही बात। जो अमेरिका की जंग थी ये अब मुशर्रफ ने ये जो रास्ता दिया इनको इधर से जाने का, पैसा बहुत था, खुद किताब में लिखा हुआ है, नजरअंदाज कर दिया। जो इसको देखें जो पहली दफा मिठाई इन्होंने जो बांटी, जो केस हुआ नवाज शरीफ पर जब जिस पर उसने कतरी खत पेश किया, ये कहते मिठाई बांटी, हम तो मुजरम है ही नहीं है। लेकिन जब मुजरम साबुत हो मिठाइयाँ खाने वाले आप वो जेलें भुगत रहे हैं। अब ये भी जिस दिन की आई हुई है शीट, वो उसका भी ब्राड शीट का भी यही कह रहे हैं जी ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो पीटीआई ने किया है। अब मुजरम साथ होकर जनाब शोर डाल रहे हैं। अब वो एक एक बंदे का नाम ले रहा है, बता रहा है। तो अब मैं समझता हूँ हमारा तो किस्मत ही खराब है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारे बदबख्त हमारे सियासतदान ऐसे, जब से हम 72 साल हो गए हैं कि कोई बंदा नहीं आया कि खुदा रसूल का सिर्फ नाम ही है, कुरान को मानते हैं लेकिन अमाल
साल जो अमल हम हमारे की हैं नहीं वो मानते। गए गुजरे। सही है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सियासतदान ही नहीं, सब भी सर, डिक्टेटरशिप की बात हो रही है। मुशर्रफ साहब के पास क्या अख्तियार नहीं था, क्या कुछ नहीं कर सकते थे वो। कश्मीर तक के मामलात जो हैं, ये कालाबाग डैम और ऐसे ऐसे इश्यूज जो अटके हुए हैं कई दहाइयों से, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बल्कि उल्टा उन लोगों को मजीद मजबूत किया, और वो दोबारा हम पे हुकूमतें कर रहे हैं, हर जगह वो मौजूद हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी नकवी साहब, बिस्मिल्लाह। आपके मेहमान मोती भाई को भी सलाम हो। जी मेहरबानी सर। वालेकुम सलाम। नंबर मिल गया फिर नकवी साहब का। मौला अली मदद, मौला मौला अली अली मदद। फरूक भाई जनाब, कहाँ से शुरू करूँ, किस तरफ से शुरू करूँ, कौन सी चीज को शुरू करूँ, आप बता दें या मैं फिर अपनी तरफ से शुरू करूँ। आप अपनी तरह, आपने किसी की सुननी कहाँ है, आप जहां से मर्जी शुरू करें ये सर। हमारे मुल्क जी के अवाम को जलील करने के लिए जो हुकूमत आ चुकी है, जी कभी पीआईए के जहाज की तरफ से झूठे पड़ते हैं हमें जी और हाँ, हम जलील होते हैं पीआईए के जहाज में। सही है। कभी हम पीआईए के 250 पायलटों के बेड़ा गर्क करके फिर उन्हें खुद ही पास भी कर लेते हैं और पूरी दुनिया में जो नुकसान पहुंचा दिया पीआईए के जरिए, जी हाँ, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जी हाँ। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। आज चलो मैं बहुत ही ज्यादा बेइज्जती नहीं करता, कम ही कर देता हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ, ज्यादा नहीं करता, क्योंकि ये बेइज्जती इन्होंने जो हार बेइज्जती के खुद ही अपने गले में डालने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और इनकी जो हो रही है वो अल्लाह की तरफ से भी हो रही है, और इनके झूठे रास्ता मदीना बनाने के बाद से फिर जाने एक बार भी इनको अल्लाह की तरफ से अज़ाब इन पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है बाकी देखना ये है फरूक भाई, अगर आज सिंध में अगर मकान दिए हैं जी। तो जिनको दिए हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो सही है। जाले भी हैं तो पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। वो गैर हैं। अगर गैर है, किसी को दिए हैं, या जो 25 अरब रुपया जो दिया है वहाँ ब्रैकेट में जाके उसको मूसी हुआ बता रहा है, तो वो पाकिस्तानियों को मिला है या किसको मिला है? तो खुदा के बंदो, आप तो शर्म करो, आप तो हया करो। अब तो सारा कच्चा चट्टा सबका सामने आ गया है। ये सारक खंडक केस में 30 दफा आप लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के वहाँ पे केस 6 साल लटकाए रखा है। ठीक है। उसका कोई फैसला ही नहीं होने देते रहे। सही अब है। आ गया सामने, तो अब आपको लाले पड़े हुए हैं अपनी जान के और बातें करते हो पिछलों की। जरदारी ने अगर उससे ये बात कही है, जरदारी ने खरीदा तो नहीं है। यहाँ तो खरीदना तो कुछ है, यहाँ तो कहा उसने अभी मांगे भी नहीं तो पैसे, सिर्फ खरीदने गए थे, खरीदा नहीं था। सही है। ये भी नहीं बताया कि कहाँ से पैसे आए हैं, किसने भेजे हैं, ठीक है। किस तरीके से गए हैं, किसके पैसे थे, किस महकमे से ये उठा के चोरी करके दिए गए हैं, इस पे कोई बात की है किसी ने? सही बात है। सिर्फ इतनी है मेरे भाई। आप मूसी भाई कह रहे थे कि अवाम को सोचना चाहिए। मूसी भाई अवाम कैसे सोचते? अवाम का वोट सुबह को आपको कूड़े के ढेर पे मिले, अवाम के तोड़े हुए भरे हुए वोट जो है वो गंदे नाले में तोड़े हुए भरे गंदे नाले से मिले, तो अवाम क्या कर सकते हैं? क्या अवाम के अंदर को पावर रह जाती है? भाई सोचो सिर्फ इस बात को कि जो लोग ऐसे नालायक लोगों को, नाअहल लोगों को लाने वाले जो लोग हैं ना, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर उनके पास पावर है तो आइंदा इस किस्म का टोला ना लेके आए तो मुल्क की तबाही, मुल्क की मैशत तबाह, मुल्क को भूखा मार छोड़ने वाले और अपना महल जो है वो 12 लाख में साफ करवाने वाले लोग जो हैं फिर सादिक और अमीन बनते हैं। ऐसे लोगों को लाओगे तो फिर मुल्क मैशत आज आपने देख लिया 2 साल में तो तबाही हुई है, 70 साल में ऐसी नहीं हुई। तो लाएं किसको, ये भी सवाल है ना, लाएं किसको? मारते हैं लोग। मुल्क वादा भी जो ये पूछ रहे हैं जरा। नौकरियों का 40 लाख एक साल में जो बेरोजगार हो गए, 50,000 मकान देना रहती है, 50,000 मकान एक साल में बेघर कर दिए। ये तुम्हारी कारकर्दगी है। इस चीज पे फूले समाते हो। अपने आप में शर्मा करो, अपने आप में शर्माओ और अपनी करतूतों को देख के शर्म आ जाए तो मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर बजाय इसके कि आप पीआईए के जहाजों की तरह जूते पड़ने शुरू हो गए हैं और ऐसी तरह जूते खाते फिरेंगे। फायदा क्या आवाम को और मुल्क को बदनाम करने का। सही है सर, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत मेहरबानी सर, आप आए। और जैसे आपने बताया मूसी भाई, एक बात उनकी दिलचस्प थी कि जरदारी साहब ने खरीदी तो नहीं ना, कम से कम चले उन्होंने एक ऑफर दी थी, खरीदी नहीं, तो ये भी उनकी ईमानदारी है। असल में आप क्या कहेंगे?
एक चीज समझ में नहीं आती, मैं वही चूंकि डायरेक्ट इनसे राब्ता नहीं हुआ, मैं वही इनसे बात ही करना चाह रहा था, कौन सी इमरान खान ठीक है, वो जो भी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी टीम किसी भी चीज के अंदर वो उस तरह से सक्सेसफुली नहीं हो पाई है, उसकी सियासी वजूहत भी हैं, फिर उनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है इतना मजबूत, ये तमाम चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें किसी से पर्सनल, हमने पहले ही कहा था, हमारी किसी से वो अलग पर्सनल रोना है। जी हाँ, वो नहीं है, हाँ वो एक अलग मामला वही है, ना वो मुझसे बात भाई, नहीं वो देखे ना, हाँ एक बंदा बीमार होता है ना, हार्ट का मसला भी है, डायबिटीज भी है, गुर्दे भी फेल बहुत है, सारी फेफड़े, बीमारियां ये इमरान खान वरना बीमारी है। वो हम ये हैं। नहीं कह रहे कि अगर हम इस वक्त किसी एक बीमारी की बात कर रहे हैं जिस्म की, तो दूसरी बीमारी नहीं है। सारे नाज़रीन ये समझ लें कि ये जो भी हमारे इस वक्त के हुक्मरान हैं, ये साबका गुजर चुके हैं, ये बड़े बड़े फोड़े हैं, ये वरना बीमारियां हैं थोड़े हैं, हमारे अंदर वही जो वही इन्होंने मैं तबाह सवाल कर दिया मुझे। जी वही मैं जी जी। सवाल रखना चाह रहा था कि इससे पहले कौन सी पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थीं जो उसने आकर खुश कर दी, वहां कौन हम्म से सब्जा लहला रहा था जो उसने वीरान कर दिया, तो यही हालात थे जो कंटिन्यू है, थोड़ा और वर्स्ट हो गया, और ज्यादा हम्म, वर्स्ट हो गया, महंगाई चले आप कहते हैं कि उसमें डबल हो गई, क्या पहले महंगाई जाहिर है। नहीं थी, क्या पहले बेरोजगारी नहीं थी, क्या पहले खुदकुशियां नहीं हो रही थी, क्या पहले हम्म, टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, क्या पहले रोड पर डकैतियां नहीं हो रही थी, क्या लोगों के सेल फोन और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां नहीं छीनी जा रही थी, पहले भी तो हम्म, सब कुछ हो रहा था, अब वो सही, कभी वो पारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो पहले कौन सा खत्म अच्छा नहीं था, हुआ, बिल्कुल सही है। पहले कौन सा एक अच्छा और था। कॉलर है हमारे साथ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम आगा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अलैकुम बहुत सलाम शुक्रिया। रहमतुल्लाह। मेरे को एक चीज पूछनी थी आपको, ये सारा जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जी वो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, दैट्स द फेलियर, क्योंकि हम्म, लॉ एंड ऑर्डर जिस नहीं होता है उधर हर आदमी एक्चुअली आजाद है, वो जो करे वो कर सकता है। जी हाँ, इनफैक्ट मेरे को लगता है ये आखिर अवाम एक्चुअली करप्ट हो चुकी है, सही, उसमें कोई नहीं कि मैं पाकिस्तान गया था, मेरे को नहीं लगा कि इधर भी ऐसा देख सकते हो कि जस्टिस से काम हो रहा है या अल्लाह की खौफ से काम हो रहा है। हर जगह पे मैंने देखा है कि वो कुछ ना कुछ कि हमको थोड़े पैसे दे दो, जी तो हाँ, आखिर कंट्री जी, सारी ने अवाम मेरे को लगता है सारी सोई हुई है। सही आप बात। किसको भी ब्लेम करो, इधर हम्म, ब्लेम लगता ही नहीं, क्योंकि हम कितने लोग को ब्लेम करेंगे। सही, तीन हुकूमतें आज एक इकट्ठे हो नहीं हो सकती है, क्योंकि हम्म, इंडिया तो सब फसाद करा रहा है, बस हम बातें करते हैं और हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा अभी ऐसा टाइम आ गया है कि सब जितनी पार्टीज है वो लोग के डिफरेंसेस वो लोग को खत्म करके देश के लिए सोचना चाहिए, वो चीज नहीं हो रही है, क्योंकि सब खुद के लिए काम करे, कोई पाकिस्तान देश के लिए काम नहीं करे। शुक्रिया। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। लेकिन वही बात कि अगर कानून नाफिज करने वाले कुछ लोग ही अगर ईमानदार हों और सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए, और एक बंदे जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस पर सारा पाकिस्तान जजेस उनको पीसीयू पे हलफ दे रहे हैं, सियासतदान जो हैं वो अपनी पार्टियां छोड़ छाड़ के आपकी छतरी तले आ रहे हैं, मैं मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूं, तो क्या जी हाँ, कुछ वो नहीं कर सकते थे? आवाम को भी सीधा वो कर सकते थे अगर वो, लेकिन जब ऊपर वाले ऐसे हों। अच्छा, इस मामले में अब एक जो चीजें जो डेवलपमेंट्स हैं ये ब्रॉडशीट मामले में, कि अब ये जो फैसला था लंदन हाई कोर्ट का वो पब्लिक किया गया है, आज वुजरा ने पब्लिक किया है, और इस पर 48 घंटों में एक एक छोटी कमेटी तश्कील दी गई है, शिबली फराज, फवाद चौधरी और शीरी मजारी पर मुश्तमिल। वो अब ये फैसला करेगी कि इस मामले में जीआईटी बनाई जाएगी या क्या किया जाएगा, और अगर इस मामले में भी सुमोटो एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि ये मामला या पनामा केस पे भी सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से सियासी फायदा जरूर उठाया गया कि नवाज शरीफ को हटा दिया गया, ठीक है, लेकिन उस पनामा केस की वजह से जो रकम वापस आनी चाहिए थी या जो करप्ट लोगों का वो नहीं आएगा। पता चलना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। अब यहां पर जो 200 बंदों की लिस्ट दी गई थी ब्रॉडशीट में, और वो कह रहे हैं शेर पाव समेत बहुत से ऐसे मामला जो हैं, सबमरीन घपले जो फ्रांस से वो लेने थे, उस पर भी काफी इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट में। तो अगर ये हुकूमत चाहे तो इस मामले में काफी कुछ रिकवर कर सकती है। अब देखते हैं ये कमेटी क्या करेगी, लेकिन ये हुकूमत उसी वक्त कुछ कर सकती है कि जब इसका अपना खुद का मुफाद ना हो। अब कल इनका खुद का फॉरेन फंडिंग केस के मामले में, जैसे वो कह रहे 30 बार तो इन्होंने इसको टालने की कोशिश की है,
اور جی اکبر ایس ابراہیم نے جو کہا ہوا ہے کہ 2014 سے کیس الیکشن کمیشن میں تھا، اور پی ٹی آئی کا جو جواب آیا ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو وہاں پر جو ممبران تھے یا جو ایجنٹ تھے ان کی غلطی ہو سکتی ہے، پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ویسا ہی ہے کہ ہم اپیل کرنے بیٹھے اور کوئی چور ہمیں 1000 پاؤنڈ دے دے، یا دے دے ہم بلکہ ہمیں دے دے اور کہے کہ میں اندر ہی اندر آپ نے شیعت کو نقصان پہنچانا ہے، تو ہم وہ نقصان پہنچاتے رہیں اور ہم اور کہیں کہ بیٹھے بھی جی رہے شیعہ ہمارا بنے کوئی ہوئے۔ واسطہ ہی نہیں، اور بیٹھے بھی رہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ وہ کون گھنٹی باندھے گا؟ اب خود ان کا کیس لٹکا ہوا ہے، یہ کیسے احتساب کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں جی اب یہ روزے روشن کی طرح چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں، ٹھیک ہے وہ تحریک انصاف پہلی مرتبہ ایک پورے وفاق میں آئی ہے، صوبائی حکومت تو قائم کرتی رہی ہے وہ، تو اگر ان تین پارٹیوں کو ایک ساتھ لے لیا جائے، نواز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف کو، تو اب یہ بات بالکل میں پھر کہوں گا کہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عوامی مفاد کے لیے کسی نے کوئی کام نہ کیا ہے، اور نہ مستقبل میں ان سے کوئی امید عوام کو جب تک کم از کم نہیں گی جب تک یہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے۔ اب یہ جی آئی جی ٹی بنائیں، جو مرضی آئے کریں، کیونکہ جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ پاناما لیک کا معاملہ ہوا، وہ چیزیں ہوئی، انہوں نے 1000 بار وعدے کیے کہ میں چوروں کو بند کروں گا، پیسہ ریکور کروں گا۔ دیکھیں چور بند ہو نہ ہو واٹ ایور، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کو غرض یہ ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں، وہ جو 4 پیسے کما رہے ہیں اس میں ان کا گھر چل رہا ہے یا نہیں، ان کے بچے جی پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ان کو صحت کی سہولیات مل رہی ہے یا نہیں، ان کو جو ہے وہ گھر سے جا رہے ہیں تو زندہ گھر واپس آتے ہیں یا نہیں، وہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں اس میں اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ حکومت اچھی ہے اور اس نے کام کیا۔ اس کو کوئی عام آدمی کو غرض نہیں ہوتی کہ سیاسی داؤں پیچ کیا ہو رہے ہیں، کون سی پارٹی کس کو ٹیک اوور کر رہی ہے، کس کا گراف گر رہا ہے۔ عام آدمی دیکھتا ہے 2 وقت کی روٹی اس کو عزت کے ساتھ سکون سے مل رہی ہے یا نہیں۔ جب صحیح ایک بات۔ عام آدمی کی زندگی آپ بہتر نہیں کر سکتے تو آپ 6 لاکھ جی آئی ٹیاں بنائیں۔ ابھی مچ کا معاملہ ہے، دھرنے ختم ہو گئے، چیزیں ختم ہو گئی، کیا انصاف ملے گا ان کو؟ اس کو بھی اگر ہم فالو اپ کرتے رہیں تو یہ سوالیہ نشان رہے گا اور کتابوں کی زینت بن جائے گا۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی 1000 بار حملے ہوئے، تو یہ جی ہاں، جی آئی ٹیز بنائیں، آپ سب کچھ کریں، مگر عوامی ریلیف پہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر کے گئے، کچھ نہیں، زیرو لکھا جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہی تو افسوس، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، کہ کاش عوام کی بھلائی کے لیے ان کی کوئی بھی، موسی صاحب ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، مشرف صاحب کی 99 کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جلسے کی تقریر یا قوم سے خطاب سب یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، بے نظیر صاحبہ کی یا زرداری صاحب کی، سب پارٹی، عمران خان کے تو اب دکھانے جوگے ہی نہیں رہے، ان کو تو جی ہاں، پچھلی 18 اگست 2018 سے پہلے کا جو عمران خان تھا وہ حل پتہ نہیں کیا اس نے لیا ہے، اس کے بعد سے اس کا وہ کہتا ہے نہیں، اگر ایک لاش پہ گیا تو پھر سب کے یہاں جانا پڑے گا۔ وہ تو ہم نے پورا یوم سیاہ منائیں گے کسی دن، بلکہ ہفتہ سیاہ منایا جب یہ مچ پہ مظاہرین بیٹھے رہے اور بے حسی کی انتہا کر دی۔ یہ تو ایک پوری معراج پہ اپنی بے حسی کی، لیکن کوئی اللہ بھی ہم اکبر، دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسا اینگل موجود ہے کہ جو نہیں کسی نے نہیں دیا پاکستان کے لیے انصاف، فائدہ دے سکتا، وہ دیا نہیں انہوں نے، نہیں نہیں۔ چاہے ہمارے ججز ہوں، ثاقب نثار صاحب بھائی، ایون آپ تو کہہ رہے ہیں نا کتنے پیسے واپس آئے، وہ ڈیم فنڈ کے معاملے میں وہ اور کہاں لے گئے؟ گئے یہاں سے، وہ ہاں اور لے گئے، وہ الٹا لے پتہ گئے نہیں یہاں سے، کدھر گئے سر، وہ پتہ نہیں یہاں پہ کدھر پتہ گئے۔ نہیں کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جو ڈیم کے اندر پیسے ڈال رہے تھے، تو میں نے ان سے مزاحن کہا تھا کہ ڈیم بنے گا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ بنے گا، سمجھے وہ انشاءاللہ کنویں بنے میں گا۔ ڈال دیے، وہ ہاں ڈیم میں نہیں وہ ڈالے، کسی اندھے کنویں میں ڈال ہاں دیا وہ آپ نے۔ ہاں وہ ایسے اندھے کنویں میں ڈالے کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ گئے کدھر وہ لے کے پیسوں کو۔ تو یہ صحیح بات۔ جب ججز کے عہدوں پر رہنے ہوئے لوگ اور آ کر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہاتھ کر جائیں اور وہاں پر جی بیٹھے ہوئے لوگ دہشت گردوں کے فیسلیٹیٹ ہوں، اور جی ہاں۔ افتخار چودھری کیا کر رہے تھے؟ دہشت اور گردوں کو جو پکڑا جاتا تھا وہ چھوڑ صحیح رہے تھے۔ بات، صحیح تو بات ہے ایک مصطفی بھائی، مطلب ابھی یہ جو آپ ہاں ججز کی جیسے بات کی، سوری کٹ کیا آپ کو، لیکن یہ جو ابھی کمیٹی بنی ہے، اب جی آئی ٹی کیا ایسی بنے گی کہ جو مشرف صاحب کو لائے ان سے سوالات ہو؟ ابھی تو چلے حیات ہے نا بھائی، چلو جو کچھ ہوا، یا وہ جو عابد صاحب نے جو ایک ان کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی، ان کی لاش کو بھی الٹا لٹکا دو، چلے وہ بہت زیادہ ایک حساس معاملہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو شرافت سے لا کے یا ان کو ایک اس کٹہرے میں تو لایا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی کون آپ لائے گا؟ ملین بلین، ہاں یہ کون بات لائے ہے گا؟ نا، اور لائے کیوں کون؟ نہیں لایا جائے؟
यही बात है। साफ सुथरा कौन है, साफ सुथरा कौन है, फिर किसने खुद बाहर नहीं जाना, किसके बच्चे बाहर नहीं है, किसकी दौलत बाहर नहीं है, लाए कौन? वही वाली बात है, लोग संसार करने खड़े हुए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा पत्थर वो मारे, इसने खुद जुर्म न किया हो। जो पकड़ा गया है उसे पत्थर मारने आया, जो पकड़ा नहीं गया अपने आप को पाक समझ रहे हो, मजमा छटता चला गया। तो पकड़े कौन? पकड़े कौन? इसी वजह से पकड़े तो वो जिसने, हाँ तो वो देखिए अब कितनी इमरान खान साहब ने बातें की मगर नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। मतलब पहला सवाल ये पूछते हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल आर्जे हैं, ये तकालीफ हैं, तो आप इतने अरसे से 25 साल से हुकूमत कर रहे हैं, एक अस्पताल अपने लिए नहीं बन सका जिसमें आपका इलाज हो जाए, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, आपको तो सरकारी अस्पताल में आपका इलाज होना चाहिए, लाहौर के सरकारी अस्पताल में, जहां पर एक आम लाहौर के बाशिंदे का इलाज होता है, आपको तो जाने नहीं चाहिए। एक बहाना बनाकर भेज दिया ना आखिर। अब एक वावेला थी कि सब पैसा वापस लाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं होता। तो जिस तरह इनको छोड़ा गया, मुशर्रफ साहब से कौन पूछ सकता है? कौन सही बात है। और लेकिन मुल्क चलाना है ना मुझसे भाई, अगर मुल्क चलाना, आप तो देखें अब ये क्या इज्जत रह गई है कि आपका एक मुल्क का त्यारा आप किसी भी, मैं समझता हूं भूटान का या क्या मैं सोमालिया का कोई त्यारा ऐसे रोक के दिखाई आप, पाकिस्तान पीआईए का त्यारा आपको एक मकामी अदालत ने कह दिया, वहां पर एक पर्ची लेके आ गए, हाँ भैया जहाज नहीं जाना वापस, उधर ही पकड़ लिया उन्होंने। तो ये इससे बड़ी हजीमत, आप ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा रहे थे, आपका ग्रीन हवाई जहाज ही रोक लिया उन्होंने, और उस मुल्क ने रोका। चले ठीक है, आपकी कुछ सफारतकारी होती है, कोई मामला उठते होंगे, पहले भी उठे होंगे, लेकिन सफारतकारी है। खारजा हमारा दफ्तर क्या कर रहा था जब ये खबर आई है, और वो मुसाफिर बेचारे इस्लामाबाद में आके बता रहे हैं कि भाई हमें तो बताया ही नहीं, हमारी इतनी इज्जत हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो बताया कोई फनी खराबी है, हमें क्या पता, जहाज ही रोक लिया गया। तो लेकिन खारजा मामले में, और ये कोई $14 मिलियन का मामला था, ये $14 मिलियन का मामला, क्या हमारे पाकिस्तान की सल्तनत या रियासत की जो इज्जत है वो $14 मिलियन से कम है? तो ये चीजें हैं। लेकिन कोई इसे कहते हैं ना गैरत, या कोई थोड़ी कौमी जो होती है कि हमियत नहीं है, हमियत वो नहीं आपने दिखाई, क्योंकि तो हर आदमी, जी हर आदमी अपना जो टेन्योर है ना, अपनी एक मुद्दत को देख रहा है। मैं 4 साल के लिए आया हूं, कोई कह रहा है मैं 3 साल के लिए आया हूं, मैं 2 साल इस कुर्सी से चिमटा रहूंगा, मैंने ये कुर्ता जो है ये 3 साल के लिए पहना है, ये नहीं हटेगा, ये चिपक गया है। तो ये जो लोग है ना, ये लोग अपनी मुद्दत हुकूमत देखते हैं, अपनी मुद्दत हुकूमत की देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। इनको पाकिस्तान की इज्जत और अहमियत और गैरत से लेना देना क्या है? इन्होंने अपना टाइम निकालना है, उसमें कमीशन के नाम पर करोड़ों रुपए बाहर भेज दें और चले जाना है। यही बात है ना। अभी भूल जाते फिर आ जाने। खारजा पॉलिसी की वो एक फुटेज आई थी, हरीम शाह पांव से दरवाजा ऐसे टक्कर खोल रही है, ठोकर मार रही है खारजा दफ्तर में, और वो बैठी हुई है वहां पे। तो जब ऐसे लोगों की रसाई होगी हमारे खारजा दफातर में, या नैब चेयरमैन की आपने देखा होगा, वो मलक अरशद मरहूम, उनका देखा होगा, इवन हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो मदीना की रियासत बना रहे हैं, उनके जो आयशा गुलालाई साहिबा जो बेचारी कहती रह गई। तो ये सारे जब इतने ज्यादा बाकिरदार लोग बैठे होंगे ना हमारे इतने इतने अहम जगहों पे, तो पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, एक आम घर की मिसाल देख रहे हैं यार, कोई एक घर, एक मोहल्ले में एक घर है, उसके 8-10 लोग मकीन हैं, एक घर वाला जो है वो नशई है, एक घर वाला जो है वो राशि है, एक घर वाला जो है वो बदकिरदार है, तो उस पूरे मोहल्ले में उस घर की क्या इज्जत होगी? यही हाल हमारे पाकिस्तान में जो बड़े इदारे हैं उनके चलाने वाले जो हैं, उनका ये हाल है कि उनके अंदर सारी ऐसी जो सिफात, बद सिफात जिसे हम कह सकते हैं, जो हैं, तो उनके होते हुए पर पाकिस्तान की इज्जत जो है वो हम कहां तलाश करें? एक कॉलर हैं, फिर कॉल लेके आगे इशू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। मुफ्ती भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। मैं बात करने वाला था तो मुफ्ती भाई ने कर दी वो डैम के हवाले से। तो माशाल्लाह फारूक भाई आपने हिम्मत की है, आप बोले हैं जर्नैली के थोड़ा सा बोलना चाहिए तो सर, जो भी के साथ। तो कोई बंदा मुझे ये बता सकता है वसी भाई ये किसका कसूर है? जो बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं कि मैं कोई इमरान खान का माइती नहीं हूँ, ठीक है, तो सरियाम जो है ना उसको क्या कहते हैं, मैं
कहना नहीं चाहता, लाइव है वो प्रोग्राम, तो मुझे किसी से कोई गरज नहीं है, लेकिन दावेदार जो कहते हैं, इस तरह मोसी भाई ने बात की कि अगर नवाज शरीफ, अगर नहीं चलो चोर था तो क्यों जाने दिया उसको, क्या सौदेबाजी की तुमने उससे, किसने भी की, क्यों जाने दिया, आज जाके फिर कहते हो कि ये वापस लाएंगे, किस तरह लाएंगे, जिस तरह आपने कहा मोसी भाई, अगर पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ेगी तो क्या आपकी, मेरी, मोसी भाई की, या जो ओवरसीज पूरी दुनिया में रहते, क्या उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सारी यहाँ पर कोई मैच जीतते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है, जब जहाज रुकेगा तो नाक नहीं कटेगी क्या? जी तो मोसी भाई और फारूक भाई मुझे बताएं, ये कसूर किसका है? कौन कोई ऐसा माई का लाल पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून है जो इन जर्नैलों के गिरबान पकड़े, जब बात करते हैं तो कहते हैं जी वो अदारों के ऊपर जी पाकिस्तान का दफा करना है जी, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये बड़ी अहम बात की आपने। जो पहले थे फारूक भाई, क्या वो चाटने वाले नहीं थे? वो बता सकता है मुझे? मैं नाम लूँ, आप जरदारी साहब कौन थे, क्या और जो गुजर गए वो क्या करते थे? तो ये बात है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत का नाम लेना बहुत बड़ा जुर्म है, कोई जमहूरियत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये सरासर सारे का सारा बदमाशों का टोला है। सही। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट में अपनी बात करूंगा, आपको भी पता है मोसी भाई, आपको भी पता है, इस वक्त का मौजूदा जनरल बाजवा साहब आजाद कश्मीर के उस तरफ तरीन सियासतदान से मिले अकेले में, जिसने मेरी लाइफ 40 साल में पता नहीं 20 दफा जमातें तब्दील की। तो क्या कर रहे हो कि ये उधर भी कोई पीटीआई का कोई धांधला शांधला करने के प्रोग्राम है? तो खुदारा कश्मीरियों के ऊपर रहम करो। आगे ही जो है ना, हम मुसीबत में पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान भी हमें मार रहा है, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं। वो शाह महमूद कराची की वो शक्लें देख के मुझे तरस आता है, मार देगा इंडिया, खा जाएगा आपको, आपकी फौज हिफाजत कर रही है। खुदारा अवाम को अवेयरनेस दो, अवाम को शाऊर दो, अवाम को रोटी दो, अवाम को रहने की जगह दो। ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, इसको यार बंद करो। और जितना भी बॉर्डर लाइन के ऊपर फायरिंग हो रही है, मैं और आप देखते हैं फारूक भाई, क्यों नहीं करते हो लाहौर बॉर्डर के ऊपर बमबारी, क्यों नहीं करते हो सियालकोट के ऊपर बमबारी? करो जाके, मैं तुमको बताऊं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग क्या होती है। क्या वजह है कि कोटली, ग्रिम्बर, खुरट्टा और गरीबों को मार रहे हो? दारा जाओ लाहौर में जंग करो, मैं तुम्हें बताऊं किस तरह वाघा बॉर्डर के ऊपर जंग होती है। लाहौर में भी नहीं होनी चाहिए, वहां भी नहीं होनी चाहिए। कोई जिस तरह मोती भाई सवाल करते हैं ना मेरे भाई नकवी से, कोई तो बंदा बताओ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो इस अवाम का हमदर्द हो, जो मर गए वो भी, जो जिंदा है वो भी। एक ने जजीरा लिया है, उधर रह रहा है, एक कनेडा में रहे, एक की पिज्जा शॉप है, क्या बताएं? सब कुछ झूठ है फारूक भाई, एक बात भी सच नहीं है, सब झूठ है। अगर इन जर्नैलों के खिलाफ बात की जाए, सियासतदानों के खिलाफ बात की जाए, या बड़े बड़े जागीरदारों, तो कहते हैं कि जी फारूक भाई ने झूठ बोल दी। क्या बड़े झूठ या तोहिन कर दी किसी की? सच क्या है सच बताओ हमको। फिर आज मीडिया का दौर है, आज चप्पे चप्पे में छोटे छोटे कैमरे लगे हुए, फिर बताओ अवाम को कि सच क्या है, तो फिर अवाम जो चाहेगी वो फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया बट ये कोई जज्बाती बात नहीं, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बट साहब, बड़ी मेहरबानी सर। जा रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की इज्जत होगी तो जाहिर बात है कश्मीर के अंदर जो इसके जेरे कंट्रोल पासपोर्ट चलता है उसकी भी इज्जत होती ना फारूक भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मौला अली मदद बट साहब। बिल्कुल, और जैसे बट साहब ने सही कहा कि अगर किसी एक फर्द की बात की जाती है, जर्नैल की बात की जाती है, तो ये कहा जाता है वो फौज के खिलाफ बात हो रही। तो उससे पहले कि हम वो बात करें, आज जो शमाली वजीरिस्तान में 3 जवान शहीद हुए, दीवा आजाद कश्मीर सेक्टर में 1 जवान शहीद हुआ, तो उन शोहदा की तो अजमत को सलाम है, उनको तो उनके हवाले से तो कोई दो राय है ही नहीं, जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन ये जो जर्नल है, जो आगे जिनके फैसले की वजह से, जी किसी फर्द वाहिद को कहना, इदारे को नहीं कहना, हुकूमत को कहने का मकसद रियासत को कहना नहीं है। रियासत पाकिस्तान एक अलग चीज है, उसकी डीप स्टेट एक अलग चीज है, उसकी सरजमीन, उसकी इज्जत और हमियत और उसकी जो कदर और मंजिलत है वो एक अलग चीज है। हुकूमत की सियाकारी अलग चीज है, किसी आम जनरल की या पॉलिटिशियन की बात अलग है। पूरा इदारा वो एक मुकद्दस और कारवान शहीदों का, उसकी एक अलग बात है। इसको जरा डिफरेंशिएट करना चाहिए, उनको भी जो इल्जाम लगाते हैं और जो इस तरह सोचते हैं उनको भी।
बिल्कुल सही। और बारीक बात है मगर फर्क है। और जैसे बहुत से जो अफराद हैं हर शोबे में, अब वो इमरान खान के बहुत दिनों के बाद मुझे एक चीज अच्छी लगी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना जुर्म है। तो ये चीज वाकई मौलाना की छतरी आ गई, जर्नैल की छतरी आ गई, जज साहब, ऑनरेबल जज, बाद में पता चलता है इन्होंने कितने कितने पैसे लेके ये फैसले किए। तो ये जो इनफरादी तौर पे लोगों को समझते हैं ना कि अपना हीरो बना लिया, सख्त है, बात जरा सख्त है फारूक भाई, मगर कर देनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी 10 बार मेरे जहन में आई, मैंने सोचा कि मैं इसको अवॉइड करूं ना करूं, वरना मगर बात सख्त है, मगर है ये सच। नहीं, आप कॉल ले ले, फिर करता हूँ, लेने आप कॉल ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मैं यही जो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है, ये मौलाना का हाँ जी जो जिक्र है, मौलाना तो वाकई कहना गुनाह है कि ये एजाज मीर का प्रोग्राम में देख रहा था, उसने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में भी एमएनए था, सब एमएनए बैठे हुए थे जी, तो वहां पे जनरल पाशा आ गया जी, तो कोई बात हुई तो मौलाना जनाब इतनी जबरदस्त जोशीली तकरीर शोला बयानी में की, तो उसने सब सुनने के बाद कहा बैठ जाओ जरा। कहता है जो तुम्हें मैं बताऊं, यहाँ पे हद अदब है कि खामोशी है। लिबिया से कितना फंड आया है, मौलाना के पसीने छूट गए, कोई नहीं बोला ये मौलाना ये उसकी मैं बस बता रहा हूँ, नवाज शरीफ के जमाने की बात, असेंबली में। जी जी। तो ये आप देखे मौलाना को बुलाया है, उसको पूछा कि ये तेरे पास इतने पैसे, इतनी जमीन जायदादें तेरी बन गई जगह जगह, जैसे बिलावल हाउस बने हैं, तो ये इसके भी, मौलाना के भी इतने ही है, बिलावल से भी कुछ 4 हाथ ज्यादा ही है। तो भाई को पकड़ के जनाब डिप्टी लगा दिया उधर अपना कराची में लाकर, किधर का बहन भतीजी ने कुंबा जोड़ा। तो ये मिलके खाते हैं, यानी मिलके खाते हैं, लगाते भी हैं और खाते भी। सही है सर। कल अब देखो कल क्या होता है इनका, उसने ऐलान कर दिया शेख रशीद, वैसे इन्होंने भी नवाज ये इमरान खान है, इनका जो ना पकड़ के वो सही लाया, कारीगर बंदा लाया है, अब जो इंटीरियर मिनिस्टर लगाया है, तो क्योंकि इनकी बरीकियां के इनकी करतूतों को जानता है। सही भाई मेरी बात में हंस पड़ते हैं कि बातें खरी हैं, और मुंशी भाई ने कहा कि वो पत्थर मारे जिसने जुर्म नहीं किया। तो ये सारे जो है ना इस मामले में नंगे हैं। अब आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अब देखें कि ये जो मुल्क के, जैसे आप बैठे, चर्चल की तारीख बताई जाती है जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, वो जो कहता था मैं झुग्गी डाल के बनाऊंगा, वो भी आपके शहर में बैठा हुआ है कि मैं डैम बनाऊंगा। तो मेरा मकसद कहने का कि चर्चिल का जैसे मैं नाम लिया, तारीख लिखी जाएगी जो लिखी गई है। हमारे मुल्क की तारीख पर क्या लिखेंगे ये जो हमने देखे ये साल जो, और जिन्होंने लूटा है, क्या सियासतदानों की तारीख लिखी जाएगी? इनके बेटे बच्चे बच्चियां जब देखेंगे कि मेरा बाप क्या करता गया है, और जियाले देखेंगे और 8-8 आंसू रोएंगे कि वो जो तारीखदार ने तो नहीं झूठ लिखना, उसने तो वही लिखना जितना माल लूटा, इतना किसके घर से बरामद हुआ, तिजोरियां तोड़ी, वो ड्रिल मशीनों के साथ मशीनें, नोट गिनने जो ना वो भी रोएगा वो जिसमें गैरत होगी। जी हाँ, जी हाँ, जी मुझे भाई कंप्लीट करें अपनी बात जो आप रोएगा वो अहमद भाई, हाँ मैं उस पे आता हूँ। अहमद भाई, रोएगा वो जिसमें गैरत होगी। ये चोरी करने में फख्र महसूस करते हैं कि जी इतना इलेक्शन में लगाया था तो चोरी करना इनका हक है, वो इसको हक समझते हैं अपना कि इलेक्शन कैंपेन में। हाँ जी हाँ, कहा जी आमदन से ज्यादा एहसास है तो तुम्हें क्या, उन्हें बड़ा पूरा ठट्ठा लगा था उनके साथियों की तरफ। जी बिल्कुल। तो 8-8 आंसू वो रोएगा जिसको गैरत होगी, जो गैरत ही नहीं है। अगर मूंगफली का एक दाना भी किसी को मिल रहा है तो वो भी उसी की टीम में शामिल है। बहरहाल बात जो सख्त मैं करना चाह रहा था वो ये कि देखें, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जैसे अवाम के अमाल होते हैं तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। इसको अगर आप गौर करें, आप अगर इसके ऊपर गौर करें, देखिए लोग अमूमन अगर हम इस डिबेट के अंदर जाएं तो प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर नतीजा निकलेगा नहीं। एक आदमी पकड़ के बैठ जाए अवाम कसूरवार है, एक कहे जी अवाम कसूरवार नहीं है, मजलूम है। अब इस पर आप जितनी चाहे बहस कर लें, आप दलाइल देते रहे, सामने वाला भी देता रहेगा, मगर इससे नतीजा बरामद नहीं होगा। इसको अगर सॉर्ट आउट करना है ना कि ये सिस्टम तब्दील कैसे हो, ये मामला सही कैसे हो, अवामी उमंगे उनकी जो है वो बरवरकार कैसे आए, हुकूमत अवामी कैसे हो, आम इंसानी जिंदगी कैसे सही हो, तो उसका जो फार्मूला है वो मैंने ये कौल इमाम पेश किया कि जैसे हुक्मरान आप पर है वो आपके अमाल की वजह से है। आप देखें मस्जिद में डोंगा पानी का जंजीर से बना होता है। मतलब क्या कोई ऐसा घर होगा पाकिस्तान में जिसके पास पानी पीने का गिलास ना हो?
پھر زنجیر سے کیوں اس کو آپ نے زنجیر کے ساتھ اس کو ٹانگا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ کھلا رکھا ہوگا غائب ہو جائے گا. جو لوگ سجدے میں جا رہے ہیں وہ آپ نے سلیپرز آگے رکھے ہوئے، کیونکہ سجدے میں جائیں گے پیچھے سے چپلیں غائب ہو جائیں گی. مطلب جب ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے، تولنے کے اندر، میڈیسن کے اندر، دودھ کے اندر پانی برادر ڈال رہے، کھانوں کے سالنوں کے اندر، اس کے اندر تمام چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. مطلب ہر چیز کے اندر دو نمبر ہی ہے. تو یہی لوگ حکمران بنتے ہیں، یہی لوگ پولیس میں جاتے ہیں، یہی لوگ بیوروکریٹ بنتے ہیں. جب نیچے سے آپ تقوی کو اختیار کریں گے اور خدا کے جو حدود ہیں ان کو نہیں توڑیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی. ہم ایسے ہی بات کرتے رہیں گے ہمیشہ، کچھ نہیں ہونے جس والا. کا جتنا داؤ لگ رہا ہے، اگر کوئی قومی خزانے میں بیٹھا ہے وہاں پہ گھپلا کرے گا، کوئی آفس میں بیٹھا ہے وہ اپنا ایک لگائے گا. اچھا مجھے ایمان سے جی کالر کو لے لیں. جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب افضال صاحب. آتے علی، جہاں پر نہ اداروں کی عزت ہو، جی، نہ عوام کی اتنی عزت ہو، نہ پاکستان کی عزت ہو، ٹھیک ہے، بلکہ صرف بے رحم لٹیروں کی صحیح، اور پی ڈی ایم وائرس کی عزت ہو، وہاں پر بیچارے جہاز کی کیا عزت ہو. ٹھیک ہے، جہاز کی بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. مزاحن بھی کہہ رہا ہوں، مزاحن بھی کہہ رہا ہوں تاکہ اور پروگرام ڈریگ بھی نہ ہو، مگر ایک حقیقت ہے فاروق بھائی اس کے اندر. ایمان سے آپ مجھے بتائیں، جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کی شہرت عوام میں کیا ہوتی ہے؟ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا جب ایم کیو ایم تھی، جب ایم کیو ایم تھی تو میں کہتا تھا کہ اگر یہ اتنی عوام کے خلوص اور مخلص ہیں، تم یہ بتاؤ. لوگوں سے میں پوچھتا تھا کہ کیا تمہارے گھر کوئی رشتہ آئے اور وہ یہ کہے کہ میں ایم کیو ایم کا اور کہیں کا یونٹ انچارج ہوں، خوشی خوشی لڑکی دو گے یا دم نکل جائے گا تمہارا، روح خشک ہو جائے گی؟ مجھے بتاؤ نا. اگر یہ معزز لوگ ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارا خون کیوں خشک ہو جاتا ہے؟ تو یہ وہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو جا کے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر بنتے ہیں. یہ شروع سے ان کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے. چند ایک اس میں اچھے بھی ہوں گے بھائی، میں سب کو ساری فنگر ایکول تو نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ہاں اکثریت یہی ہوتی ہے. جو بدماش ہوتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑے اوپر پہنچتے ہیں. بالکل صحیح. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بٹ صاحب. جی مولا علی مدد. جی 1 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں تو 110% موسی بھائی کی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. مولا پاک کا، امام پاک کا جو آپ نے فرمان سنایا ہے موسی بھائی، کاش کہ یہ امت مسلمہ نہیں، میں امت مسلمہ کی بات نہیں کروں گا، پاکستان کی عوام کو سمجھ آ جائے. لیکن فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں، یا موسی بھائی، پاکستان کو سارے کا سارا ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ آپ جیسا، مجھ جیسا، کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا، تھوڑی سی شعور رکھنے والا، اگر کسی وڈیرے کے خلاف، کسی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی، اگر بات کرے تو 24 آور کے اندر اندر اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایجنسی والے، اور بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس موقع پہ کیا کرے بندہ موسی بھائی، آپ مجھے یہ بتا دیں. اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں، ابھی میں نے آج ایک اسلام آباد کی ویڈیو دیکھی اور شرم جو ہے نا، وہ آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں. کون سے یہ افیسر بیٹھے ہوئے ہو 10 روپے پہ بکنے والے ہو، مانگ رہے ہو 10 روپے اور چیزیں لوگوں سے. موسی بھائی کس کی بات کرتے ہیں؟ کیا کرے عوام؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی حق والی بات کرتا ہے، ادھر ویڈیو بناتا ہے کہ یہ رشوت، تو تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد نہ وہ ملتا ہے، نہ اس کے بچے ملتے ہیں، نہ اس کی فیملی ملتی ہے. جی اٹھا کے لے گئے. کون اٹھا کے لے گئے؟ کیا ہے آپ کی نمبر 1 ایجنسیاں کدھر ہے؟ آپ کی آرمی کدھر ہے؟ آپ کی پولیس کدھر ہے؟ کہاں ہے آپ کے ادارے؟ نہیں ہونا چاہیے سر ہر جگہ. موسی بھائی آپ بتائیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جیسی عوام حکمران ہوں گے، کیا کریں، کدھر جائیں. صحیح. بہت شکریہ بٹ صاحب. بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. جی پہلے زمانے میں جو تاریخ لکھی جاتی تھی، صدر اسلام سے تھوڑے سے اوپر آ جائیں آپ، تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جنہوں نے مار دیا. یعنی نامعلوم جو سرکاری لوگ مارتے تھے، سرکاری گنڈے آتے تھے مارتے تھے، تو اس کو تاریخ میں لکھتے تھے جنہوں نے مار دیا، تاکہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ بنو امیہ اور بنی عباس پہ اس کا قتل نہ جائے کہ اس کو تو جن مار گئے. آج اس کو میڈیا نے کہہ دیا نامعلوم افراد. تو یہ حکومتی سرپرستی میں ہوتا ہے کہ جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا مار ڈالو. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں نواز بٹ ہوں. جی بتانے کی ضرورت ہی نہیں بٹ صاحب آپ کو. تو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں، میرے اندر طوفان جو مچا ہوا ہے نا، وہ پتہ نہیں کب نکلے گا. اچھا. یہ ہمیں
पंजाबी में कहते हैं फुदू लगा रहे हैं। ये जितने लीडर हैं हमारे हर पार्टी के, सियासी और मजहबी पार्टी हैं, ये जितने भी है ना, ये हमें फुदू लगा रहे हैं। तो ना बनो, आप भी बेवकूफ ना बने, हम बनते हैं तो वो बनाते हैं ना। जैसे आप भाई और आगा साहब जैसे के पर्दे चाक कर रहे हैं जी, कोई जरूरत नहीं, किसी कोई चैनल नहीं है। मैं दावे से करता हूँ और अल्लाह ना दावे से करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि कोई चैनल नहीं है यहाँ पे दुनिया में फरहान के पाकिस्तानियों का जो एक पर्दा चाक करे। इस साहब सारा दिन मांगते रहते हैं, चंदे मांगते सारा दिन मांगते, ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन, लेकिन कुछ काम भी करें। ये चंदों पे नहीं काम चलता, या ईमानदार हो तो वो मांगे, पड़ते हैं, साथ चंदे इकट्ठे करते हैं, ये मामला नहीं चलेगा। अब लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। देखिए वतन अजीज में फरूक भाई आगा साहब के वतन अजीज में सियासी सरगर्मियां हस्बे ममूज जारी सारी हैं, अगर ना हो तो बेहतर है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन पार्टियों के पास कोई ठोस मंशूर नहीं, वही पुराने और फरसूदा बुलंद बांग दावे, एहतजाज और रैलियों के धमकियों के अलावा कुछ भी। ये जो लब जब माफ करे दाढ़ी सुन्नत है, ये दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले पंजाबी में कहते हैं हम, मुझे माफ करे अल्लाह ताला, क्योंकि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ दाढ़ियों की कि ये बड़ी सुन्नत रसूल है, लेकिन ये लोगों ने हमें फुद्दू बनाया हुआ है। ये हमारा हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। चलें कुछ हमारे से ना हमें भी चाहिए ना भाई साहब, शऊर पकड़े थोड़ा सा, बार बार ना पागल बने हम। लटेरों माजी के जो जितने भी लटेरे हैं या मौजूदा लटेरे हैं, इनके गजब अल्लाह ताला के गजब से नहीं बचते, ये ना बच सकेंगे। अल्लाह ताला ये पूरे का निजाम इस वक्त धर्म भरम हो चुका है मुकम्मल तौर पे। सरमाया दाराना निजाम की वजह से मुल्क में तफरीक है, गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले अल्लाह बेहतरी करेगा भट्ट साहब, अल्लाह बेहतरी करेगा। और लेकिन उसके लिए वही बात कि अवाम को भी इसमें बेदारी शऊर, लेकिन अवाम बाज़ औक़ात बेबसी भी हमें नजर आ रही होती है। एक चीज है मूसी साहब की, ये जो मामला इस वक्त ब्रेडशीट का आया या और भी चीजें हैं कि ये हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर करना चाहे, एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म है कि बहुत बड़ा एक जो है घपला मचा हुआ है, बहुत ज्यादा खराबी आ चुकी है हमारे सिस्टम में, उसको रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन रातों रात एक मामले में तो ठीक किया जा सकता है, कुछ इकदामात जो किए जाएं, जेआईटी बने, वो सही तौर पे अगर वो एक्शन करना चाहे। इससे पहले हम बात कर रहे थे मुशर्रफ को वापस लाया जाए, मुशर्रफ ने किन किन लोगों की लिस्ट दी थी, क्यों नाम निकलवाए थे, उसको करार वाकई सजा दी जाए तो फिर आगे कोई भी इस किस्म की जुर्रत नहीं कर पाएगा कि पाकिस्तान को खजाना। जी जी जी, वही कह रहा हूं मैं। सिस्टम आपका ऐसा है कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उसमें धुले हुए लोग नहीं होते ना, धुला हुआ काम करेगा जिसका दामन साफ हो, धुला होगा। यानी वो 8-10 लोग भी धुले हुए इस वक्त मौजूदा, वही मैं कह रहा, फॉरेन फंडिंग में वो कोई फंसा हुआ है, कोई ज़कात खुम्स में फंसा हुआ है, कोई बैनुल-अक़वामी फंडिंग में, कोई सबमरीन केसेस में फंसा हुआ है। तो यानी कोई भी ऐसा धुला हुआ नहीं है। जी, मुझे एक आदमी बता दें जिसने हुकूमत की हो, जिसके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में जिसमें आम पाकिस्तानी का बच्चा पढ़ता है उसमें पढ़ते हैं। कोई मुझे खानदान दिखा दें जिसमें आम पाकिस्तानी का इलाज होता है, उसमें उस सियासतदान के घर वालों का इलाज होता है, उसका होता है। वो एक टैबलेट लेने के लिए, एक ईसीजी टेस्ट करने के लिए तो वो लंदन जाता है। तो ये तो हालत है। तो जब इनके असासे पाकिस्तान में होंगे, इनका जीना मरना पाकिस्तान में होगा, तो चोरी भी देखभाल के करेंगे कि यहाँ रहना है अवाम के बीच में, लोग आकर पूरा मोहल्ला घेर लेंगे, लाखों लोग आ जाएंगे मारने। तो जब उनको ये पता होता है कि इधर वजारत उज़्मा खत्म होगी या मेरी मिनिस्ट्रियां खत्म होगी और तैयारा रेडी होगा और मैं चला जाऊंगा बाहर, तो उनको क्या करना भाई आपसे, क्यों अस्पताल वो आपके लिए मुहैया करे, क्यों पानी के साफ पीने का पानी लगाए, जो अरबों रुपए का फंड मिल रहा है वो कभी गंदुम के नाम पर, कभी कुछ वो सब खा जाती है। तो अमूमन फार्मूला यही है कि वो शख्स ढूंढ कर लाया जाए। जीआईटी पे अमल तो जब ही होगा ना जिसको पाकिस्तान में रहना, जिसका जीना मरना पाकिस्तान हो, जिसका जीना मरना बाहर ना हो, जिसकी औलादे बाहर ना हो। सबकी औलादे बाहर तरबियत पा रही हैं और वहां से चिट्ठियां लेकर आती हैं जो बड़ी बड़ी ताकत है कि अब हमारी बारी है। तो जब और उसी सियासत चल रही है तो खिलाफत और मलूकियत चल रही है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर थे, उनकी कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा आ सकते हैं। और यकीनन अब कल देखेंगे, कल के जो प्रोग्राम्स होंगे, पीडीएम का क्या ऐसा मुजाहरा होता है इलेक्शन कमीशन के सामने, और फॉरेन फंडिंग केस अब वो दूसरी पार्टियों से भी
انہوں نے اس قسم کی تمام تفصیلات مانگی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہر پارٹی کے بین الاقوامی طور پہ ان کی برانچز ہیں یا وہ جلسے وہاں پہ کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، لیکن وہ کتنی شفاف ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس میں شفافیت کیسی لائی جا سکتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس ایک پارٹی کو چھیڑا گیا تو پھر دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ کیسے اس سے وہ بچ سکتے ہیں، یہ وہ اپنی صفائی کیسے دیں گی۔ ایک تو یہ تھی، اور ایک موسیٰ بھائی آپ سے ہی متعلق بات، وہ کراچی کے مصطفیٰ کمال نے ایک ریلی نکالی ہے مردم شماری سے متعلق، کہ اس کو کم دکھانے کی کیا حکمت تھی یا وجہ کیا ہے؟ 4-5 کروڑ کی آبادی یا شاید چلے 3 کروڑ کی آبادی کو آپ لاکھ سوا لاکھ شاید دکھا رہے، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ اور اس میں ایم کیو ایم ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ سیاسی مسائل ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے کراچی بڑھتا چلا گیا، بعض گوٹ اس کے اندر پہلے یہ جو سینٹرل جیل تھی یہ کراچی سے باہر تھی، اب یہ بیچوں بیچ شہر کے اندر ہے۔ یونیورسٹی پہلے شہر سے باہر تھی، اب بیچ میں آ گئی۔ آپ سپر ہائی وے سے آبادی آگے جا کر نوری آباد کو ٹچ ہو رہی ہے، اس کے آگے ہاؤسنگ اسکیم بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صفورہ گوٹ، یہ گوٹ تھا، اب بیچ شہر کے اندر ہے۔ تو اس حساب سے تناسب جو ہے وہ مختلف زبانیں بولنے والوں کا ہے، اردو بولنے والوں کا، سندھی بولنے والوں کی بعض جگہوں پہ اکثریت ہے، کہیں پہ پشتون بیٹھے ہیں، کہیں پہ کوئی اور ہے۔ تو وہ اس کے اندر اس کو جب وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری یہ سیٹیں کم ہو جائیں گی، اور جب دوسرے حلقے میں ڈال دیں گے تو ہم سیٹ ہار جائیں گے، ہمارا دوسرے زبان بولنے والے۔ یہ ساری سیاسی گٹھ جوڑ ہے، اس کے اندر عوام کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، عوام کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی نہ کوئی کسی کے پاس جو ہے وہ پینے کا میسر نہیں ہے، تھر میں ایک جوہر کے ساتھ کتے اور انسان ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ یہی حال کراچی کے ساتھ ہے، یہی حال سندھ کے اندر ہے، یہی ایم کیو ایم نے کیا، یہی پیپلز پارٹی نے کیا۔ سچ یہی ہے، کھال مانگنے جاتے تھے، کھال گائے کی نہیں دی، گائے کو اگر اس نے وعدہ نہیں کیا انہوں نے مار دیا۔ تو یہ اللہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر اغوا برائے تاوان آپ کی آواز کم ہو گئی، آپ کی آواز کم ہوگی مجھ سے، اب آ رہی ہے؟ آپ کی آپ آواز ذرا کم ہوئی ہے، میں کال لے لوں اتنی دیر میں دوبارہ بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی معذرت کے ساتھ ایک دو پوائنٹ جلدی سے میں شارٹ جی 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 کہ یہ جو پرانے ماضی کے اور حال کے بھی شامل کر لیں ان کو بھی، یہ بھی کون سے فرشتے ہیں، یہ پرانے جو ماضی کے ہیں، یہ میں معذرت کے ساتھ داڑیاں چاڑیے والے یہ دوبارہ یہ آ رہے ہیں، یہ بار بار آ رہے ہیں، عوام کے ساتھ کیوں دیتی ہے، عوام کے پیچھے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے، بلند بات دعوے اور بڑے بڑے نعرے لگانے شروع کر دیتی ہے۔ یہ ان کے بچے سارے باہر پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو لندن میں، ادھر فرانس میں، اور یہ تقریریں کرتے ہیں بچوں کو باہر نہ انگلش نہ پڑھاؤ۔ یہ کیا انہوں نے یہ ڈپلومیسی اختیار کر رکھی ہے انہوں نے، یہ کون سی دوری پالیسی کرتے ہیں، ڈبل پالیسی ہے، ان کو یہ منہ کون سا لے کر آ رہی ہے، فراڈ کیے ہیں، اربوں کے حساب سے پیسے انہوں نے لوگوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے پیسے کھائے ہیں، ان کو اللہ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ بٹ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو شروع ہوئے تھے کہ لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینا حرام ہے، تصویر کھنچوانا حرام ہے، تو یہ ادھر سے شروع ہوئے اور آج پہنچتے پہنچتے انہوں نے ہر کسی کو کافر قرار دے دیا۔ تو بہت شکریہ۔ اچھا، ایک اور کالر میں جلدی سے لے لوں، ہمارے ساتھ چودھری ندیم کیسر صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ندیم صاحب، بہت تمام دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ ایوننگ آورس میں ٹاپک ایوری سنگل ڈے روز کا ٹاپک لے کے آتے ہیں، جی مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے جو ہماری ایک ایوننگ آورس کی ایک ٹیم ہے یا ایک ہماری فیملی ہے جو کہ ڈیلی کالرز ہیں، جی یہ گڑے مردے پہلے اکھاڑتے ہیں اور جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ شاید ان کو سمجھ جو ہے وہ آج کے ایشو کی 3 دن بعد آتی ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کہ جو آج کھلنے جا رہا ہے، 10 سال تک جس پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، جس کو وہ ثاقب نثار جو تھا وہ کہہ کے گیا تھا کہ یہ راجہ صادق اور ملک امین ہے، یعنی کہ صادق اور امین ہے، اس نے 10 سال تک جھوٹ بولا کہ جی ہم نے تو کوئی پیسے لیے ہی نہیں اور ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی گھپلا نہیں ہے۔
جی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہاں ہے، لیکن وہ ہمارے کسی ایجنٹ نے کیا ہوگا۔ یہ گولیاں آپ پاکستان میں کسی کو دیں، ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھتے ہیں ہم نجومی واقف ہیں اس بات سے کہ جب آپ کوئی بھی ایجنٹ مقرر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ ٹرم آف کنڈیشن طے ہوتی ہے، صحیح ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی چیز سامنے سے نظر نہیں آتی۔ چلیں دیر آئے درست آئے، اب آپ نے مان لیا، اور جو آپ نے اکبر ایس بابر نے جرگہ پروگرام میں بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ ہاں یہ بات موجود ہے کہ یہ اس میں جو یہودی اور انڈین کچھ لوگ ہیں ان کے بھی پیسے بھی بیچ میں موجود ہیں۔ آج تک تو یہ بات مانتے نہیں تھے آپ، چلے آپ نے مان لی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو موسوی صاحب کی آپ نے بات کی کہ موسوی صاحب نے کہا کہ جی زرداری صاحب کا یہ سلسلہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لی براڈ شیٹ کا، اچھا جی، تو آپ کم از کم آپ کو اور ہمارے میڈیا کو پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس موسوی غریب کی حیثیت کیا ہے۔ وہ ایک بات کر رہا ہے اور پورا پاکستان کا میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایون دو کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور دوسرے دن جب اس نے کہا کہ نہیں جی یہ بات ایسے نہیں تھی، میں تو زرداری کو جانتا بھی نہیں تھا، زرداری کون تھا مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خاوند تھا۔ وہ ایوری سنگل ڈے ایک شخص نے پورے پاکستان کے لوگوں کو آگے لگا رکھا ہے۔ سر گزارش یہ ہے یہ جو معاملات ہیں اگر آپ میں اتنی ہمت ہے، اتنی آپ میں طاقت ہے، تو پوائنٹیبل بات یہ ہے کہ 4,65,00,000 روپیہ آپ کے میں صرف یوگے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے میرے جو ہائی کمشنر اس کے اکاؤنٹ میں کیا کر رہا تھا اتنا 4,58 کروڑ، جی 4,58 کروڑ، یہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ یہ ہم جو اتنے پیسے ہم اپنے آئی ڈی کارڈز اور دوسرے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوگ دیتے ہیں تو یہ یہیں پہ جمع ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کا ہمارا پیسہ تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جس ملک کے لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو جائے ان میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ یہی ملیشیا میں جو جہاز جا کر رکا ہے، یہی معاملہ اگر یہاں پر یوکے میں ہوتا اور 3 دن تک ہم لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہتے اور جب واپس جاتے کہاں ہے وہ وزیر ہوا بازی، اب وہ کیوں سامنے نظر نہیں آتا؟ یہ تمام کے تمام لوگ کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ یہ آج دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ نہ مانتے تو آج سندھ میں ان تمام لوگوں نے 8-9 جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کے لیے کا مقابلہ کیا اور 52,000 ووٹوں کے مقابلے میں 24-25,000 ووٹ لیے ہیں۔ بالکل، سابق وزیر اعلیٰ کو آپ نے ہرایا، ارباب رحیم کو ہرایا ہے۔ جی، لیکن ایک ندیم صاحب دیکھیں آج پھر وہ آپ کا کل الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا نہیں بنتا ہے احتجاج، کیونکہ اسی الیکشن کمیشن نے آج ادھر عمر کوٹ میں الیکشن کروایا ہے نا۔ جی الیکشن کمیشن کے سامنے ہم احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں فارم فنڈی کیس کے حوالے سے سر۔ اچھا، ہمارا یہ انتخابی اصلاحات پر نہیں، یعنی دھاندلی کا کوئی معاملہ نہیں آپ کا؟ نہیں دھاندلی جو ہے نا دھاندلی وہ اس میں دیکھیں جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے نا وہ سسٹم ہی ڈفرینٹ، ہم تو اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ لوگوں کی بات گھروں کی بات ہوئی تھی تو اس میں تو انہوں نے ایک گھر بھی بنا کر نہیں دیا، ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن آج دیکھیں کہ سکھر میں ہم نے غریب لوگوں کو گھر بنا کر ان کو چابیاں ان کے حوالے کی۔ اللہ کرے کسی کو چھت مل جائے کہیں سے بھی ملے۔ 50,000 نوکریاں 50,000 نوکریاں جنریٹ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور اس میں وہ کیا اسے کہتے ہیں چوتھے اسکیل سے لے کر 15ویں اسکیل تک ہم نوکریاں دینے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے وعدہ نہیں، ہم نے نعرہ نہیں لگایا تھا، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ آپ نے مشرف کی بات کی، اور آخری بات آپ اتنی دیر سے گفتگو فرما رہے ہیں، بہت سے کالرز بھی آئے، میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، تو اس میں ایک جنرل کونسلر کا نام بھی ہے، ایک جنرل کونسلر کا نام بھی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جنرل کونسلر نیازی بھی ہے جس کا نام اس نے لیا ہے، آپ نے تو بڑی آسانی سے لے دیا نام زرداری صاحب کا، اور لوگوں نے بڑی لمبی تقریریں کی ہیں۔ بہت سے جنرل ہے سر اس میں۔ نہیں وہ کک بیک لے رہا تھا، اور ایک مرزا بھی ہے وہ مرزائی شہزاد اکبر، 200 بندے، ہاں جی، جو وہ شہزاد اکبر یہاں پر کیا پیسے لینے کے لیے آیا تھا، کک بیک لینے کے لیے آیا تھا، وہ جنرل کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ کہ وہ جو بارو مکا کے لیے کنڈیشن ہے۔ لہذا آغا علی موسوی صاحب اگر سیاستدان کرپٹ ہے، اور جیسے فاروق بھائی نے پہلے کہا کہ کیوں نہیں لے کے آتے پرویز مشرف کو، بھائی آپ نے کہا جی جنہوں نے بھجوایا تھا، تو یہ جو آپ کے
वतन के सजीले जवान हैं, ये क्यों नहीं मंगवाते उसको? क्या इस पे बात करने से आप लोगों के पर चलते हैं? थैंक यू वेरी मच। होना चाहिए जी, बिल्कुल सही। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसमें गौर किया हो, आपने अगर गौर किया हो तो इसमें मैंने कुछ सियासतदानों से मरबूत नहीं किया, मैंने उन तमाम हाई अथॉरिटीज की बात की थी जो साहिब कुदरत हैं, जिनके हाथ में निज़ाम मौजूद है, जो साहिब हैसियत हैं। मैंने उन तमाम लोगों की बात की थी कि उनमें से वो लेकर आएगा जिसका दामन साफ हो, जिसने पाकिस्तान में ही रहना हो, जिसका उड़ना बिछोना और जिसने पाकिस्तान की भट्टी में ही दफन होना हो, वो लेकर आएगा। इसके अलावा और कोई ये काम नहीं करेगा। इससे कोई सियासतदान, बैरोक्रेट या जर्नल या कोई किसी एक तरफ कोई इशारा नहीं है, इससे मरबूत तमाम की तमाम जमीयत की तरफ इशारा है, क्योंकि एक सिस्टम काम करता है, टीम वर्क होता है, फर्द वाहिद नहीं करता कोई। बिल्कुल सही जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई जी अली साहब भाई को मेरी तरफ से सलाम। अली बात कर रहा हूँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तकरीबन आपकी वकील और सारे कॉलर जो हो तकरीबन हो चुके, एक मैं ही रह गया था, मैं भी आ गया। बहुत शुक्रिया सर। बात ये है कि अभी मेरे जो भाई आए थे वो नजीम कासिर साहब जी, तो वो कह रहे थे बड़े हमने नौकरी दी, जो लोग कराची को रोड नहीं ठीक कर सकते हैं, जो कराची का कचरा नहीं उठा सकते, वो क्या लोगों को नौकरियां देंगे? ठीक है। वो सीवरेज का निजाम नहीं ठीक कर सकते, पानी नहीं लोगों को कराची में दे सकते। कहते हैं हमने वादा नहीं किया था, रोटी कपड़ा मकान में किसका नहीं, वो कराची का उन्होंने वादा किया भी नहीं था, वो सखर में दे रहे हैं। जब पार्टिसिपेट किया तो उसने क्या जी, मैं ये समुद्र का पानी मीठा करके लोगों को पिलाऊंगा, कराची के लोगों को। तो कोई खुदा का खौफ करो, दिया करते हो तो अगर आकर तो फिर वो हक पैक करो ना। ठीक है, वो बात सही है, उसको सामने रखो। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर पे बात करो कि ये बात जो है, जो भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको बोलो कि ये चीज गलत हो रही है, ये सही हो रही है, उस पर तजिया करो। आकर जो है ना जरदारी, जब मैं आज भी मुझे याद है जरदारी साहब जी, फरूक भाई जरदारी जब यहाँ पर इंग्लैंड आया तो यकीन करें मैं खुद शो देख रहा था यहाँ स्टूडियो में, पूरा वो कह रहा था कि मुझे मौका मिला जरदारी से मिलने का, और दूसरे ने कहा कि तूने उससे मिलने के बाद आपने घड़ी चेक की थी, सही ये हाल है जरदारी की वजह से। ये हेडलाइन छपी थी टोनी ब्लेयर, ये कैमरून जरदारी की ऐसे अगर वकालत की जाती है जैसे कोई जरदारी पर किसी को मतलब किसी मस्जिद का इमाम है। चले अली भाई, कोई भी ठीक है, कोई किरदार हो इनके दरमियान और उसके दरमियान क्या कंपैरिजन है इमरान खान का इनके साथ? वो बात की बात है कि उसकी हुकूमत कितनी अच्छी चलती है, या वो जब उसका वक्त आएगा तो अभी खैर बहरहाल फर्क कम होता जा रहा है अली साहब, अगर गैर जानबदाराना देखे। लेकिन ये जरदारी जैसे लोगों को तो आप इमरान खान के साथ तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकते उसका। बिल्कुल सही, लेकिन कई मामलों में इमरान खान आगे जा रहे हैं, अभी बेइसी में आगे जा रहे हैं। चले कोई पहले ड्रामेबाजी भी करता रहा। जी जी जी, आप अभी जो इन हमारे दो भाइयों ने काम किया, दो भाइयों ने जो बात की, इनके आगे छोटा सा सवाल रख के फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। फारूक भाई, सबके सामने हमारी, सब जानते हैं हमारी किसी से ना कोई जाती वाबस्तगी है, ना जाती कोई दुश्मनी है, ना हम जाती किसी के मुरीद हैं, ना जाती हम किसी से इनाद रखते हैं। जो हक बात है के लिए पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर होता हुआ देखना चाहते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब को आप जितना भी कुछ कहें, नवाज शरीफ ने लोग कहेंगे इतना खाया उतना खाया है, तो उसने लगाया भी है, वहां पर तरक्याती मंसूबे बने भी हैं और लाहौर में उसने काम भी किया है। इससे किसी को इनकार है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज है वो नजर आ रही। ठीक है, भी लगाया। अब मुझे जरा अब मुझे बताएं जरा, खैबर पख्तूनख्वा में आपने कौन सा मॉडल सिटी बनाया है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की है? बलूचिस्तान हुकूमत बताया कि बलूचिस्तान के अंदर बलूच जो मुकामी लोग हैं वो क्यों बगावत की तरफ जा रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में कितना उनको कोटा दिया गया है, उनके कितने ऑफिसर्स वहां हैं, उनके लिए कितने स्कूल्स बने हैं, उनके लिए कितने अस्पताल बने हैं, उनके लिए क्या मुराद दी गई है, कितनी उनकी रोडें बनाई है, कितने वहां पर प्राइवेट कंपनियों को वहां पर भेज के वहां पर एक प्राइवेट सेक्टर को आपने खड़ा किया, जरा बताएं। फिर आप कहें कि वो बगावत क्यों कर रहे हैं, वो गलत है। अब आ जाएं हुकूमत सिंध की तरफ। सिंध में आप मुझे बताएं, जो 70% रेवेन्यू जनरेट कर कराची शहर आपको देता है, 20 साल से कचरा नहीं उठा है वहां। जो रोड टूट जाती है वो टूट जाती है, सीधी गाड़ी आप नहीं चला सकते, रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब बारिश होती है तो डूब जाता है वहां पर। ये एक बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है,
زیادہ پانی زیادہ آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے، ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے. تو پورے سندھ میں آپ بتا دیں، نواز شریف نے اگر لاہور میں کام کیا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت عرصے دراز سے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے. کوئی ایک بتا دیں، یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ سکھر میں نوکریاں دی ہیں، کوئی کمال نہیں کیا. یہ بتائیں کہ کوئی ایک ماڈل سٹی بنایا پورے سندھ میں جو پیش کیا جا سکے کہ یہ حکومت سندھ کا شاکار ہے. مصطفیٰ بھائی اچھی بات ہے، نوکریاں دینا اچھی بات ہے، لیکن ایسے نہ ہونا جیسے پی آئی اے میں نوکریاں دی گئی ہیں یا اسٹیل مل میں نوکریاں تھی. جہاز 26 جہاز ہیں اور 2026 ڈاکومنٹ ریلیز کرانے جاتا تھا. میں کارگو کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا، پہلی جاب تھی میری. جب میں پی آئی اے میں جاتا تھا ڈاکومنٹ ریلیز کرانے، وہ کہتا تھا کہ میرا نام لکھ دو، میں اسٹیمپ لگا دوں گا. مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، میں آن ایئر نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ آدمی اس وقت مجھ سے 10 گنا زیادہ سیلری اٹھا رہا تھا، سرکاری اس کے اوپر لگایا پیپلز پارٹی نے تھا، اس کو نام اپنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو جب اس طرح سے پیپلز پی آئی اے تباہ ہوئی، ہاں اسٹیل مل تباہ ہوئی، تو نوکریاں دے رہے ہیں تو اپنے کارکنوں کو دے رہے ہیں. آپ ماڈل سٹی بنا کر دکھائیں، ایک جگہ کوئی اورنج ٹرین وین چلائیں، کچھ کریں، کچھ تو کریں. سندھ کے اندر جا کے معلوم ہوتا ہے مونجو داڑو جیسی تہذیب ملا دیا. یہ کارنامہ ہے حکومت سندھ کا کہ مونجو داڑو کی تہذیب سے آج کی تہذیب کو ملا دیا، ایک ساتھ کر دیا کہ آپ کو جو ہے نا وہ کاربن ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں مونجو داڑو میں تہذیب کیسی تھی. آپ آج آ جائیں، آج دیکھ لیں 2021 میں. تو سچ بات کا سچ کا سامنا کریں بھائی، سچ کا سامنا کریں. بالکل صحیح. اور ابھی یقیناً جو نوکریوں کی بات ہو رہی ہے گھروں کی، اور کسی حقدار کو، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حسن زن تھوڑا سا اگر ہم رکھیں کہ کسی حقدار کو چھت مل گیا ہے یا کسی حقدار کو نوکری مل گئی ہے تو بھائی شکریہ. ہم تو وہی بات کہ لنگوٹی ہی صحیح میں پورا محاورہ نہیں بولتا، لنگوٹی مل جاتی تو ہمیں، ہاں تو ہم نے پورا کر دیا. تو ہمیں لنگوٹی مل جائے وہی بڑی بات ہے، کہیں سے بھی مل جائے، کوئی بھی دے دے. ہم تو پاکستان یا پاکستانیوں کی حمایت میں بات کریں گے. اچھا جاتے جاتے بھائی، ندیم افضل چند صاحب کا لاسٹ پروگرام نے ہم نے بات کی تھی کہ بھائی آپ کی ٹویٹ سے گزارا نہیں ہوگا، آپ استعفیٰ دیں، اور انہوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب یا ان کا بھی جو انٹرویو آیا، ان کا بھی استعفیٰ دینے کے بعد ان کو یہ نہیں تھا کہ کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے یا اخلاقی طور پہ تھوڑا سا وہ پشیمانی خان صاحب ظاہر کریں کہ ایک واقعی ایسا سپوکس مین تھا. انہیں شہباز گل ہو، فیاض چوہان ہو، فردوس عاشق ہو، ان کو اسی قسم کے سپوکس مین چاہیے تھے جو ماشاءاللہ ان کے پاس ہے. صحیح سیاسی ورکر جو ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا یا انسانیت کے اوپر بلیو کرنے والا، ان کو سپوکس مین بھی نہیں چاہیے تھا. اور عمران خان صاحب اگر نہ چاہیں تو عاصم باجوہ آئے ہوئے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے نہیں میں استعفیٰ آپ کا قبول نہیں کرتا. اور ندیم افضل چند نے آپ کی بے حسی کو تھوڑا سا ٹویٹ کے ذریعے جھنجھوڑا ہے، تو آپ ایسے ہیں کہ بس آپ فرعون بن گئے. میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم اب ہے نہیں، صرف ایک اشارہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. اگر کسی کو ان کا پورا حساب کتاب سمجھنا ہے نا تو جاوید میاں کو ایک دن لے لے ذرا لائن پہ، ان سے پوچھ لیں، ان سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا. بلکہ سرفراز نواز کو ہم لیتے ہوتے ہیں، ان کے سرفراز نواز کے ساتھ تو بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہوتا ان کو، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. مگر چلیں جاوید میاں سے ہی سن لیں، وہ جس طرح آپ کو سنائیں گے نا وہ کافی ہے. مطلب صحیح بات ہے، یہ دو شخصیت رکھ لیں. ہاں جی ہاں جی. اور وہی بات موسوی صاحب کی، جو بھی ہمارے جو یہ اس قسم کے نقائص ہمارے حکمرانوں میں مشرف سے لے کے آج عمران خان تک ہم جو بات کر رہے ہیں، نقصان پاکستانیوں کا ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. بے عزتی جو ہے وہ پاکستان کی ہو رہی، کوئی جہاز روک رہا ہے، کوئی عدالت سے پیسے ہمارے ہائی کمیشن سے کرکی ہو جاتی ہے. تو یہ بے عزتی جو ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے پھر کوئی تحفے تحائف آپس میں بانٹ لیں. شہزاد اکبر جو مشرف دور میں بھی نیب پروسیکیوٹر تھے، آج بھی سپوکس مین ہیں، ان کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی، یا فروغ نسیم صاحب اس وقت وزیر قانون ہے، اس وقت بھی تھے. تو ان کے اپنے اپنے مفاد ہوں گے، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. نقصان ہوگا تو وہ پاکستانیوں کا ہی ہوگا. تو کل دیکھیں کیا ہوتا ہے. پی ڈی ایم کا ایک دھرنا ہے یا جلسہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے پرامن طور پہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن جو کرنے جا رہے ہیں اب ایک کالر نے بتایا فضل الرحمان صاحب کا، اور کون سی ایسی جماعت ہے کہ جن کو فارن فنڈنگ نہیں ہوتی رہی، بلکہ میاں صاحب کو تو فارن ملک ہی چھڑوا کے لے گیا. آپ کے جو این آر او ہیں وہ فارن ملک جو ہے
जी हाँ, वो आपको अभी फिर तय सुन रहे करते हैं हैं। सऊदी जा रहे हैं। कोंडोलीजा राइस की बात हो रही थी, वो आपके मुख मुका करवाते हैं। तो अब कैसे फॉरेन फंडिंग केस, हाँ ये चीज है कि कोई कानून जब आ जाता है, उसके फॉरेन फंडिंग जब आप लेते हैं तो कोई ना कोई उनके अपने अजायम होते हैं, कोई भी गैर मुल्क आपको कुछ ना कुछ। और जाते जाते मैं वो वो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं शिकार खेलने यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने क्या पूरी कुछ खेलें। नहीं पाकिस्तान के लिए कर दिया, और पाकिस्तानी इदारों ने उनको इजाजत दी है, वजीर आजम ने इजाजत दी है, और उसको कहा जा रहा है बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी है। लाख बंदा हमारा निकाल दिया वहां से, सऊदी अरब से $2 अरब फौरन मांग लिए, हमने उधर से चाइना से लेके उनको पकड़ा दिए, लेकिन शिकार भी वो हमारा खेलने आ रहे हैं उन जानवरों का कि वर्ल्ड में उनकी शिकार पे पाबंदी है। तो देख रहे हमारी दोस्ती देखें, और फिर हमारी ये बज़ाहिर जानवरों का शिकार है, वो हमारा ही शिकार खेल रहा है अभी तक तो हमारा शिकार खेला हुआ। बिल्कुल सही। बहरहाल तो चले, हाँ कल इंशाल्लाह अपडेट देंगे, आप फोकस लाएंगे और हम दोबारा द इवनिंग आवर में आएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया मुस्लिम भाई आपका, इंशाल्लाह सलामत रहें। और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम इवनिंग आवर देखने का।